कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो सीए काम करता है वो अलग है और जो बुक का पढ़ते हैं हम लोग वो चीज अलग है। तो जो जरूरी है वो रिलेवेंट टॉपिक्स की जरूरत है। हु इन 2024 टॉक्स अबाउट डेबिट नॉट इक्वल टू क्रेडिट एंड हेंस अ सस्पेंस अकाउंट इज क्रिएटेड। अरे भाई साहब, आज ईआरपी पैकेजेस आ गए, आप डेबिट एंट्री एक्सेप्ट नहीं करता यार, सॉफ्टवेयर मैनुअल अकाउंटिंग चला गया है। हु टॉक्स अबाउट डेबिट पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड, हम रेक्टिफिकेशन में काम करते हैं। हु टॉक्स अबाउट अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज, who talks about the Halsey and Rowan systems of wage payments in costing, who talks about the EOQ model, board of studies, you need to do some studies please। सीए क्या करता है और सीए करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? तो as a CA you have both the choice and this is the best part। as a CA you have a choice between job, practice and you can keep on changing at any point of time। सर एज वी ऑल नो कि एआई आने से बहुत सारे लोग का जॉब चला गया है। आने वाले वक्त में क्या सीए प्रोफेशनल को भी वो रिप्लेस कर सकता है क्या? अगर आप वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ कॉस्ट सेंटर हो, जब भी कॉस्ट कटिंग करना है आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे, लेकिन आप अगर डिसीजन मेकिंग रोल में है तो आपको नहीं निकालेंगे, आप दूसरों को निकालोगे। सर आज के जो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस है उससे कैसे बचा जाए? Do not judge yourself on the basis of what others think। Social media is basically external validation of what you are trying to do। Majority people वो फोटो पोस्ट करते हैं और फिर देखते कितने लाइक्स आ गए, अच्छा लोग क्या कमेंट मार रहे हैं। वो क्यों सोचते हैं यार, लोग तुम्हारे बारे में क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो मेरे को फर्क। उससे जब आप खुद को जज करोगे ना, यू विल नेवर एवर बिकम अ गुड पर्सन इन योर लाइफ। मेरे को आज भी लगता है फार्मिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। 30% तो आपका वैसे ही बचता है टैक्स नहीं देने से। सर ऐसा लोगों का कहना है कि सीए बनने के बाद कुछ मेहनत नहीं है, बस एक साइन के पैसे मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेहनत नहीं है। वो जो सिग्नेचर के पैसे मिलते हैं, वो जो टाइप के लोग होते हैं ना, वो गलत काम करते हैं और उनको गलत काम के पैसे मिलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, मैं सीए हूं, आप सीए हो, मैं बोलता हूं मैं ये ऑडिट का 50,000 लगाऊंगा, आप बोलते हैं वही ऑडिट में 10,000 में करवा के देता हूं। सर मनी अलग, तुम प्यार करते हैं लेकिन तुम्हारे पास पैसा ही नहीं, तो क्या करोगे वो प्यार का? हे गाइस, मैं आपका दोस्त होस्ट मिस्टर फैजल शेख और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो इंडियाज़ की लीडिंग फैकल्टी हैं सीए अभिषेक जावरे सर। उनके साथ मैंने शूट किया है। इस शूट जो भी है आपके गाइडेंस के लिए है, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे अच्छे खासे व्यूज़ गए लास्ट टाइम भी 34,000, 35,000, 50,000 व्यूज़ गए, लेकिन आप लोगों में से 90% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तब तक के लिए एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। सर स्टूडेंट्स का कहना है कि जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वही प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आते हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ टॉपर्स ही प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ आते हैं। कि आजकल तुम अगर 10th या 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स देखोगे तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ही 90% प्लस या 85% प्लस मार्क्स मिल रहे हैं। तो टॉपर का डेफिनेशन क्या है? और टॉपर का डेफिनेशन तुम अगर सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे करोगे तो वो सही नहीं है। बहुत सारे टॉपर के लिए स्किल्स, अच्छी बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन उसके कंप्यूटेशनल स्किल्स या एनालिटिकल स्किल्स या थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स वो कम हो सकते हैं। तो टॉपर मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड करना ना, मेरे हिसाब से ये पुराना ख्याल आता है। ये गवर्नमेंट भी अभी चेंज कर रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहा है, तो वहां पर वो इंस्टेड ऑफ मार्क्स थोड़ा क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स ही प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ आते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको 60-70% मार्क्स ही है 10th या 12th में, और वो सीए कोर्स को आके या और कोई प्रोफेशनल कोर्स को आके अच्छे से सक्सीड किए हुए हैं। तो चलो मेजॉरिटी हम ये कर सकते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों को स्कोर 10th 12th में अच्छा रहता है और वो फिर प्रोफेशनल कोर्स को आते हैं। बट आई विल डेफिनेटली से दैट कि अगर कोई बच्चा लेट्स से रूरल प्लेस से है या 60-65% मार्क्स है तो वो भी प्रोफेशनल कोर्स में अच्छा कर सकता है। क्यों? एक आप फैक्टर कंसिडर करो, जो बच्चा रूरल प्लेस में है या जिस बच्चे के पेरेंट्स उसको सिखा नहीं पाते हैं क्योंकि उनका एजुकेशन नहीं हुआ है, तो वो बच्चा नेचुरली 10th 12th में वो मार्क्स स्कोर कम करेगा। और वो बच्चा अगर प्रोफेशनल कोर्स को आता है और अच्छा मार्क्स स्कोर करता है, इट इज क्वाइट इजीली पॉसिबल। आई विल टेक माय एग्जांपल। मैं गांव से हूं, मैंने सिर्फ मराठी मीडियम से सीखा हुआ है, जिला परिषद का स्कूल था जी। तो माय फादर वाज अ टीचर, आई कुड गेट अ गुड अपब्रिंगिंग ऑन टीचिंग पार्ट, बट स्टिल बाकी के जो रिसोर्सेस थे, कंप्यूटर हो गया या बाकी का दुनिया का जो एक्सपोजर हो गया, वो एक्सपोजर हमें नहीं था। वी स्टिल डिड गुड इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, कुछ बुरा नहीं किया यार। ओके सर, जैसे आपने ये कहा कि ये सारी बातें बताई आपने, तो आप किसको सजेस्ट करोगे कि एक प्रोफेशनल कोर्स करें? क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग कोर्स है
और किसके लिए आप ये सजेस्ट करोगे? आप स्पेसिफिकली सीए के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, सीए के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में। अच्छा, तो सीए कोर्स में ना अगर मैं ओवर द इयर्स एनालाइज करूं तो टैलेंट का जरूरत है, लेकिन टैलेंट से ज्यादा जरूरत है ना वो विल पावर का जरूरत है। मोहम्मद अली करके बॉक्सर थे, उनका एक बहुत बढ़िया लाइन है जी, चैंपियंस नीड विल मोर देन द स्किल जी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए बच्चे के पास स्किल्स होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा विल पावर होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास स्किल्स होते हैं लेकिन एग्जाम में वो स्किल्स टेस्ट नहीं किए जाते। दैट्स व्हाई बच्चा गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। कि फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा बच्चा क्रिएटिव है, बहुत ज्यादा एनालिटिकल है, लेकिन कोर्स के लिए कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती है, कुछ चीजें वैसी की वैसी लिखनी पड़ती है जी। तो वो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स में इरिटेट हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं जी। तो अगर मैं सीए कोर्स के लिए टिपिकल कुछ ब्रॉड फैक्टर्स बोलूं कौन से जरूरी है, नंबर 1 इज अ विल पावर टू वर्क हार्ड ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से एटलीस्ट 4.5 ईयर्स। 12th स्टैंडर्ड के बाद 4.5 साल लगेंगे, तो 4-4.5 साल के लिए आपके पास विल पावर होना जरूरी है। नंबर 2, यू शुड बी विलिंग टू गो बियॉन्ड द बुक्स। वही बच्चा सीए कोर्स को प्लीज आना चाहिए। क्यों? एक सिंपल आप अगर रिसेंट पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखोगे तो बहुत सारे बच्चे प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर सीए हो गया, आईआईटीज हो गए, आईआईएम से पास आउट हो रहे हैं, बट उनको जो चाहिए वो जॉब्स नहीं मिल रहे। वो अल्टीमेटली जॉब्स मिल रहे हैं उनको, लेकिन जो जॉब्स के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो जॉब नहीं मिल रहे। मतलब वो बच्चा सिर्फ विद इन द बुक्स रह रहा है, वो थोड़ा भी आउट ऑफ द बुक्स नहीं जा रहा है, और उसकी वजह से उसको जॉब जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यार मैं अगर सीए कोर्स का प्रिपरेशन करूं और सब कुछ करके मैं सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग या बेसिक टीडीएस या बेसिक जीएसटी का काम करूं, तो आई डोंट थिंक दैट यू शुड बी कमिंग फॉर सीए कोर्स। यू शुड बी थिंकिंग टू गो आउट ऑफ द बुक्स। थोड़ा सा एनालिटिकल सोचना चाहिए, थोड़ा इकोनॉमिक चीजों के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, तब जाके आपका मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग डेवलप होगा। तो पहला विल पावर आ गया, दूसरा स्टूडेंट शुड बी विलिंग टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, एंड तीसरा थोड़े से लॉन्गर आवर्स के लिए आपको कमिटमेंट चाहिए। सीए कोर्स में ना कैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका 3-4 घंटे ही वो बोलते हैं कि हम दिन में पढ़ सकते हैं, 4-5 घंटे मैक्सिमम, उसके आगे हम पढ़ नहीं सकते, तो वो बच्चे नहीं चाहिए। बच्चा जो है उसको लॉन्गर आवर्स का रिक्वायरमेंट का जरूरत है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एबिलिटी टू हैंडल अप्स एंड डाउन्स इन योर इमोशंस। ये कोर्स है ना, कोई बच्चा एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इमोशन नहीं मेंटेन कर पाएगा। देयर विल बी सर्टेन डेज वेयर यू विल फील एक्साइटेड कि आज जाके मुझे पढ़ना चाहिए, आज अच्छा ये पहला मैंने नया कंसेप्ट सीखा, लेट मी गो एंड अप्लाई। वैल्यूएशन पहली बार जब बच्चा सीखेगा तो बोलेगा अरे यार लेट मी गो एंड डू द स्टडी ऑफ सम कंपनीज फॉर वैल्यूएशन, तो वो एक्साइटमेंट रहेगा। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही कुड गेट आउट, लेट्स से गेट बोर्ड विद सम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, या जो कॉन्सेप्ट आज के तारीख में रिलेवेंट ही नहीं है लेकिन वो सिलेबस में रखा है, एजुकेशन सिस्टम में है, तो वो कॉन्सेप्ट से बच्चा बोर हो सकता है। तो आपके पास वो एबिलिटी चाहिए कि मैं कुछ टाइम पे बहुत अप रहूंगा इमोशंस में, कुछ टाइम पे मैं बहुत डाउन रहूंगा, और ये फेजेस रेगुलर बेसिस पे आएंगे। और मेरे को लगता है कि ये कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अगर आप मुझे पूछोगे ना, मोर देन द डेबिट क्रेडिट और मोर देन टैक्सेशन और ऑडिटिंग, द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हैज टॉट मी हाउ टू हैंडल द लाइफ मोर देन दिस डेबिट क्रेडिट। क्योंकि यार वो अकाउंटिंग टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन सीए कोर्स आपको ना ऊपर भी लेके जाता है, नीचे भी लेता है, और ये इतनी बार करता है, पेंडुलम के जैसा स्विंग करवाता है, तो वो एबिलिटी बच्चे में होनी चाहिए। सो इट्स नॉट फॉर पीपल हु आर वीक हार्टेड, पीपल हु आर स्ट्रांग, विलिंग टू बाउंस बैक और फाइट बैक, उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। प्रोज भी है, कॉन्स भी है। ओके सर, जैसे आपने कहा कि इसका प्रोज भी और कॉन्स भी है, तो जो बच्चे आर्टिकलशिप करने जाते हैं, हाँ, तो उनको उस वक्त क्या चीज सीखना चाहिए? एज पर नाउ कंपटीशन जो चल रहा है वहां पे उनको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए? अच्छा, तो सीए कोर्स में जो 3 साल, अभी तो 2 साल का आर्टिकलशिप होगा, पहले 3 साल का आर्टिकलशिप था, तो अभी जो 2 साल का आर्टिकलशिप हो गया ना, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार आर्टिकलशिप मतलब यार ये मेरे से है ना स्लेव वर्कर के जैसा काम करवा के ले रहे हैं, हमारे को 4-5 हजार या 6-7 हजार रुपए का स्टाइपेंड मिलता है और काम तो बहुत करवा के लेते हैं, ये चपरासी जैसा काम होता है, ऐसे कुछ लोगों का, मतलब इफ आई यूज दैट वर्ड, I don't think it is like that. चलो पे स्केल कम है, I understand that, but that is how government और ICA has fixed it, kind of minimum requirement. But आपको लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस यार। ये जो in my opinion the best part of the CA course is articleship. Rather फाउंडेशन, इंटर या फाइनल, इन तीनों को अगर आप एक साइड पे रखो और आर्टिकलशिप को एक साइड पे रखो ना, the best part is articleship. But there are problems. Problem is we don't have uniform structure of training of all the students in articleship.
तो आप अगर सीए कोर्स में बच्चों को पूछोगे, कुछ कुछ बच्चों का आर्टिकलशिप के बारे में फीडबैक बहुत अच्छा रहेगा, कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं यार हमसे फाइलिंग करवाते हैं, हमसे रिपीटेटिव काम करवाते हैं, हमसे सिर्फ ईमेल सेंड करने को बोलते हैं या सिर्फ रिटर्न भरवाने का काम हमसे करवाते हैं, हमको कोई एनालिटिकल काम नहीं देते। ये दोनों टाइप के आपको रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के पहले ही प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए। बच्चा एक्साइटमेंट में ऑफिस कैसा है, स्टाइपेंड क्या है, बाकी पर्क्स क्या है, वो फैक्टर्स देख के डिसाइड करता है। यू शुड नो व्हाट यू वांट, whether you are going to do job, whether you are going to do practice, in what areas you have a let's say strength, what are the areas of weaknesses. like मेरा communication weak है तो मैं ऐसे फर्म में जाऊंगा जहां पर मुझे इंग्लिश में बात करने का मौका मिलेगा क्लाइंट से, या आई हैव लॉट ऑफ एमएनसी क्लाइंट्स जहां पर जाके मैं मल्टीकल्चरल एक्सपीरियंस ले सकता हूं। तो बिफोर यू ज्वाइन द आर्टिकलशिप इटसेल्फ यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ फर्म यू वांट, एंड देन आई विल कम डाउन टू द स्किल्स व्हिच अ स्टूडेंट शुड फोकस। अभी जो है ना टिपिकल हमारा जो बुकिश नॉलेज हो उसमें अकाउंटिंग, टैक्सेशन, हम कैलकुलेशंस मैन्युअली करते हैं, लेकिन कोई भी चीज आपको भी मालूम है कि मैन्युअली अभी होती नहीं है रियलिटी में। बट एग्जाम के अंदर हम यहाँ पर इंडिया में तो कंप्यूटर से इतना सारा चीज लेके आना बहुत मुश्किल है, कभी ना कभी तो पक्का आएगा, बट एज ऑफ नाउ ये तो मुश्किल है। तो बच्चे ने एग्जाम के अंदर मेरे को ये चीजें नहीं पूछने वाले, लेकिन रियल लाइफ में जाके तुमको टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। तो आर्टिकलशिप के अंदर पहले एडवांस एक्सेल की चीजें सीखो, पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस इंटेलिजेंस है वो सीखो, पाइथन या टैब्लू तो दोनों का जो कोडिंग है वो सीखो। मैंने पाइथन के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स लेने की कोशिश की, तो कोविड के अंदर कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया था। तो वो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है वो चाहिए। सो अलॉन्ग विद दिस यू शुड ऑल्सो लर्न नाउ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एआई के अंदर गूगल ने कल नया मॉडल लॉन्च किया, डे बिफोर यस्टरडे ओपन एआई ने अपना नया 4o वर्जन लॉन्च किया। तो ये फाइनेंस के अंदर बहुत सारे जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लो लेवल वाले जो जॉब्स है ना वो एलिमिनेट होने वाले। तो उसके लिए बच्चे ने पहले से प्रिपरेशन करना चाहिए। वो डेटा एनालिसिस हो सके, एक्सेल के फॉर्मूलाज हो सकते हैं, या ईआरपी पैकेजेस हो सकते हैं, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यू शुड लर्न ऑन नंबर 1 टेक्नोलॉजी। नंबर 2 प्लीज डेवलप अ लॉट ऑफ रीडिंग हैबिट्स। सो वो रीडिंग हैबिट आप बुक हो सकता है, वो किंडल के फॉर्म में हो सकता है, पीडीएफ के फॉर्म में हो सकता है, या एक्स या ट्विटर पे जाके आप अच्छे लोगों को फॉलो करके वो रीडिंग कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से प्राइमरीली बुक्स इज द बेस्ट सोर्स, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो वो बुक्स के ऊपर नॉलेज लो, और वो नॉलेज के ऊपर आप आपका खुद के 8-10 लोगों का एक ग्रुप फॉर्म करके वहां पर आप इन हाउस आपके 8-10 लोगों के बीच में ना फिजिकल प्रेजेंटेशन करो। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में जो कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है ना वो टेस्ट ही नहीं होता यार, क्योंकि एग्जाम पूरा बुकिश वाला एग्जामिनेशन है जी। सो कुछ फर्म्स के अंदर देयर आर रूल्स कि आप सैटरडे संडे सेशन होगा, वहां पर फर्म का ही कोई आर्टिकल क्लर्क है वो आके बाकी बच्चों के सामने प्रेजेंटेशन करेगा। कुछ फर्म्स में ये रूल्स नहीं होते क्योंकि फर्म का साइज छोटा हो सकता है। तो प्लीज आप आपके दोस्तों के बीच में ग्रुप फॉर्म करना, एंड प्रेफरेबली ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश इफ पॉसिबल। नहीं, थोड़ा बहुत हिंदी मिक्स कर सकते हो। आई एम स्पीकिंग मोर इन हिंदी बिकॉज ऑफ कॉमन ऑडियंस, बट आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जो भी टॉपिक के ऊपर आपने पढ़ा है या रिसर्च किया है, इट कुड बी ऑन एनीथिंग। यू कुड टेक अ केस स्टडी ऑफ लेट्स से वैल्यूएशन ऑफ पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर आइनॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए, वो क्वार्टरली प्रेजेंटेशन आप एनालाइज करो, पढ़ो, उसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन करो, एनालिसिस करो, प्रेजेंटेशन करो। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स। तो पहला मेरे को चाहिए आईटी के स्किल्स आर्टिकलशिप में, दूसरा चाहिए मेरे को वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन skills which should come up from reading. Like you should have knowledge, because if you want to communicate and you don't have knowledge, you will not be able to speak at all. You will not be confident. तो पहले कंटेंट पढ़ो, कंटेंट अच्छे से डेवलप करो, और फिर उसके ऊपर आप कम्युनिकेशन स्किल्स करो। और आपके जो थॉट्स है वो लिखना चालू करो। लिंक्डइन के पोस्ट हो सकते हैं वो, या ट्विटर पे हो सकता है। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्वालिटी कितने क्वालिटी से आप लिख रहे हो ना, वो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो वो लिखना, कम्युनिकेशन स्किल्स चालू करो, और ये आपका डोमेन नॉलेज गैदर करिए। ओके सर, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। और एक पॉइंट मैं सर बोलता हूँ आर्टिकलशिप के अंदर ना, जिससे मेरे को बहुत हेल्प हुआ था। जी सर। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के ऑडिट करने का मौका मिलता है या कोई भी कंपनी का, तो उसका प्लीज ना फाइनेंस अकाउंटिंग के पहले ना बिजनेस मॉडल समझना चालू करो। लाइक आप वहां पर शॉप फ्लोर पे जाओ, शॉप फ्लोर पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे चल रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग के स्टेजेस क्या है, कॉस्ट कैसे असर्टन हो रहा है, वो बिजनेस मॉडल क्या चला रहा है, गवर्नमेंट का सब्सिडीज मिल रहा है क्या, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है उनके प्लांट का,
तो वो चीजें समझना, बिजनेस जो है ना, वो बिजनेस जितना ज्यादा समझने की कोशिश करोगे ना उतना अच्छा होगा, रादर देन जस्ट द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रेगुलेशंस। ओके सर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर कि थियरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया जाए? देखो इसके ऊपर तो आपको बहुत सारा टेक्निकल डोमेन वाला गाइडेंस रिस्पेक्टिव फैकल्टी से मिलेगा, जो जो सब्जेक्ट है। मैं फॉर्चुनेटली मैं दोनों टाइप के सब्जेक्ट सिखाता था पहले। अभी थियरी मैंने थोड़ा सा सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव, थियरी नहीं बोलना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव। ये थियरी और प्रैक्टिकल की जगह पर डिस्क्रिप्टिव एंड प्रैक्टिकल इज बेटर, क्योंकि थियरी जो होता है वो लिखने लिए थियरी होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उसमें बहुत अच्छा। लाइक इकोनॉमिक्स और फाइनेंस सब्जेक्ट विच आर टॉट फॉर लास्ट, मतलब जो भी सिलेबस में इंटर के था, आई एंजॉयड दैट सब्जेक्ट मोर देन एनी अदर सब्जेक्ट, दो इट वाज अ थियरी और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट। ओके, तो क्या होता है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या थियरी सब्जेक्ट दोनों के लिए बेसिक रूल्स है ना, बच्चा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस नहीं करता। बच्चा है ना, थियरी पेपर आ गया ना, तो आजकल बच्चे 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन याद रखने की या क्वेश्चंस पढ़ने की या लिखने की कोशिश करते हैं। वो करो, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, दैट शुड बी देयर, बट पहले वो सब्जेक्ट के अंदर मेरे को डोमेन नॉलेज या वो कंटेंट क्यों रखा है, कोई लॉ है या कोई आपका ऑडिटिंग के रेगुलेशंस है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो आया क्यों है, उसके पीछे का बैकग्राउंड या कोई एक स्टोरी होता है, तो उस स्टोरी से आप कनेक्ट करिए, ये प्रोविजन आया क्यों है। तो ये प्रोविजन नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 पढ़ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर के लिए लोग क्या करते थे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स लेते थे, ईपीएस निकालते थे। लेकिन इससे शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलती थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ ईपीएस आपका कम होता है, वो शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करना चाहिए, डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं उसको। तो हर एक टॉपिक के पीछे कुछ ना कुछ तो स्टोरी या कुछ ना कुछ तो पर्पस रहता है। वो पर्पस, वो कॉन्सेप्ट, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, वो एक बार समझ लीजिए, और फिर आप सिर्फ टीचर ने दिए हुए जो नोट्स है या फैकल्टी जो नोट्स है उसके ऊपर प्लीज डिपेंड मत रहना। वो काइंड ऑफ स्पून फीडिंग होता है। इतने सालों से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे विदाउट टीचर्स भी पास होते हैं, आज भी होते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, खुद के नोटिंग्स करता है। तो बच्चे ना टीचर्स का हेल्प लेना, लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज स्टार्ट डेवलपिंग योर ओन नोट्स। समरी नोट्स हो सकते हैं, बुक ऑफ हाइलाइट्स हो सकते हैं, जो भी कुछ है, क्योंकि वो खुद, अगर यार सिर्फ आप क्लास लगाने से अगर बच्चा पास होता था तो सारे के सारे बच्चे पास होने चाहिए थे। बिल्कुल, वो बच्चा पास होता नहीं। सिर्फ ये मेरे प्रोफेशन के कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा लाइन, बट जो फैक्ट है वो है, सारे बच्चे पास नहीं होते ना क्लास की वजह से। बच्चे का खुद का रोल भी होता है, और मेरे हिसाब से बच्चे का खुद का जो रोल होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर या पेरेंट, टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट। उसमें नंबर 1 पे स्टूडेंट रहना चाहिए, नंबर 2 पे टीचर और नंबर 3 पे पेरेंट। इन तीनों का जो एनवायरमेंट है वो रिलेवेंट है। तो बच्चे ने खुद का नोटिंग्स करना चाहिए, इनफ राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, और नोटिंग मतलब वो समरी खुद की नोटिंग्स आ गए, राइटिंग प्रैक्टिस करो, और एंड में टेस्ट सीरीज या जो भी मॉक टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है या प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के टेस्ट सीरीज होते हैं, वो टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करना चाहिए बच्चे ने जी। बट खुद का सॉल्विंग जरूरी है। बच्चा बहुत सारा लाइक है ना, मेरे को क्रिकेट खेलना है, इमेजिन करो मेरे को क्रिकेट का मैच खेलना है और मैं पूरा स्विमिंग का प्रैक्टिस करता हूं। मैं गया 2-3 घंटे स्विमिंग कर लिया हर रोज, और मैं बोलता मेरे को आके क्रिकेट खेलना है, नहीं खेल पाओगे ना यार। अब बोले रेलेवेंस क्या है, बच्चा क्या करता है प्रैक्टिकल पेपर्स में ना, वो प्रॉब्लम्स पढ़ लेता है प्रॉब्लम्स पढ़ता है, और एग्जाम में जाके उसको प्रॉब्लम्स लिखने हैं, तो लिखने का प्रैक्टिस करो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ सॉल्विंग का प्रैक्टिस करते हैं, कंसेप्ट के ऊपर सोचते नहीं, सिर्फ 50 सम याद रखना है या 50 क्वेश्चंस याद रखना है। दोनों नहीं चाहिए मुझे कॉन्सेप्ट का एक बेस चाहिए और कुछ सॉल्विंग का बेस चाहिए। दोनों का एक आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन करना है, लोप साइडेड एफर्ट्स नहीं चाहिए, वन साइडेड। ओके सर, एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे ग्लोबल कोर्सेज है लाइक CFA, CPA, CCA, तो हमको CA ही क्यों चूज करना चाहिए? इसका कुछ आप बहुत सारे बच्चे CA इस क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि CA ही क्यों करना चाहिए? CA ही क्यों करना चाहिए? देखो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को सिखाता हूं, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि CA इज द ओनली कोर्स और CA इज द बेस्ट कोर्स या इसके अलावा दूसरा कोई कोर्स है ही नहीं। दैट लाइन डजंट अप्लाई आउट हियर. That line can apply. I can say my wife is the best wife in the world. There is no one else who is better than her. That I can say confidently. Okay. But कोर्स के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता. Here you have a choice of multiple subjects and you have to choose. तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए ना क्यों चूज करते हैं बच्चे? नंबर 1 ACCA, CPA या CFA, बाकी जो भी कोर्सेस आप कहे ग्लोबल कोर्सेस कहे, मेजॉरिटी ऑफ दिस कोर्सेस आर आफ्टर ग्रेजुएशन. अभी CFA ग्रेजुएशन के बाद था, लेकिन अभी उन्होंने अलाउ कर दिया ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन इटसेल्फ. CPA जो है वो तो पूरा कंप्लीटली ग्रेजुएशन के बाद है. तो ये जो वेस्टर्न कोर्सेस है ना, तो अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे ना, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज, तो वहां पर ग्रेजुएशन के ऊपर बहुत अच्छा फोकस रहता है. वहां पे ग्रेजुएशन का क्वालिटी थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छा रहता है. बहुत सारा एक्चुअल एनवायरनमेंट रहता है. कोर्स तुमको प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, रियलिटी में जाके काम करना होता है, और बच्चा साइमल्टेनियसली
जॉब भी करता है, कुड बी इन अ होटल, कुड बी इन अ बैंक, कुड बी इन सम कंपनी। तो बच्चा जॉब करते करते सीखता है वहां पे ग्रेजुएशन में। तो उसके बाद उसके पास ग्रेजुएशन के लिए बहुत अच्छे स्किल्स डेवलप होते हैं, और उसके बाद वो प्रोफेशनल कोर्स CFA हो गया या MBA हो गया या ACC हो गया या कोई भी कोर्स, डिप्लोमा, FRM हो गया, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, वो कोर्सेज ग्रेजुएशन के बाद करता है फॉरेन कंट्रीज में। अब हमारे यहाँ पर विद ड्यू रिस्पेक्ट ग्रेजुएशन की जो क्वालिटी है वो उतनी अप टू द मार्क नहीं है। मतलब ये यूनिवर्सिटी वाले लोग अगर देखेंगे तो प्लीज माफ कर देना मुझे बेटा, तो नहीं है ग्रेजुएशन की क्वालिटी। मैं क्लास में बहुत बार बोलता हूं BCom इज इक्वल टू बेकाम। तो ऐसा हालत है हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली। तो बच्चा अगर ये प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहे तो उसको ग्रेजुएशन तक वेट करना पड़ता है। ओके तो आप सोचो 11th-12th में भी उतना मतलब लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो नहीं है। हमारा सिलेबस जो है करिकुलम का, मैं कॉमर्स के लिए बात कर रहा हूं, वो कई सालों से अपडेट नहीं हुआ है। 11th-12th का मतलब जो स्किल्स चाहिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ऊपर आज भी शॉर्ट नोट आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अरे कब तक आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का शॉर्ट नोट लिखवाओगे बच्चों से? आज भी हमारे 11th और 12th के चैप्टर्स में बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, CA कोर्स में भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो बिल ड्रॉ किया, बिल एंडोर्स के। तो वो जो स्किल्स होते हैं ना बच्चों को, वो रिलेवेंट नहीं है आज की तारीख में। तो इमेजिन करो 10th स्टैंडर्ड के बाद बच्चा 2 साल 11th-12th के, 3 साल ग्रेजुएशन के उसने अगर किए, और उसके बाद अगर प्रोफेशनल कोर्स किया, 5 साल तक वो जॉब नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एकेडमिक इनपुट ले रहा है, वो भी थेरोटिकल, वो भी आउटडेटेड मेजॉरिटी कंटेंट। तो आप सोचो उस बच्चे का जो है ना मतलब ब्रेन इंपेयर हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो इट इज बेटर दैट स्टूडेंट्स डू सम प्रोफेशनल कोर्स अलोंग विद देयर 11th-12th और अलोंग विद द ग्रेजुएशन। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, या कंपनी सेक्रेटरी हो गया, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, या और बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जो उस फेज के साथ साथ बच्चे को कुछ प्रोफेशनल कोर्स करवाने बोलते हैं। दैट इज वाई स्टूडेंट शुड डू अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स अलोंग विद दिस। अभी ACCA और CFA ये दोनों भी अलाउड हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए जो एनवायरमेंट है ना, वो ग्लोबल एनवायरमेंट के ऊपर वो कोर्स बेस्ड है। इंडियन आप जब इंडिया में जॉब्स ढूंढने जाते हो तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि जॉब नहीं मिलते, बट जस्ट द CFA क्वालिफिकेशन और जस्ट द ACCA क्वालिफिकेशन कैन बी पुट यू इन ट्रबल। So it's better that along with 11th-12th or along with the graduation, you take up some additional degree, and chartered accountancy fits well for those students. It should not be understood that the only option for a commerce students. There are other options. Every student should consult on his own capabilities. Okay. सर जो CA जर्नी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगते हैं वो रियली मैटर करते हैं क्या इस वक्त? हाँ, टफ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं क्या? डिपेंड्स। अगर आप MNC में या बहुत बड़े कंपनीज में कुछ ट्राई करते हो ना, तो वहां पर क्या होता है ना, उन लोगों को पोजीशंस लेनी, 2 या 3 स्टूडेंट्स लेने, या 4 या 5 पोजीशंस फिलअप करनी है जी। अब मैं HR डिपार्टमेंट में हूं और मुझे 4 या 5 पोजीशंस फिलअप करनी है, तो मैंने अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का या कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास इतने सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे जहां पर मुझे फिल्टर करना या स्क्रीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारी जो कंपनीज होती है ना, वो पहले ही MNCs या टॉप कंपनीज जो होती है ना, आप फॉर्च्यून 500 बोलो या इंडिया के टॉप 100 कंपनीज बोलो, तो वो बहुत सारे कंपनीज ना इनिशियल लेवल पे ही फिल्ट्रेशन का क्राइटेरिया लगाती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट और मे बी ओनली 1 अटेम्प्ट गिवन। सो कुछ तो क्राइटेरिया लगाते हैं वो लोग। तो वहां पर अगर आप जाना चाहते हो MNCs में या आप बाहर जाना चाहते हो, तो वहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मे बी रिलेवेंट इफ while applying for the job for the first time in your life। हाँ, लेकिन आप कोई अगर मिड साइज कंपनी में गए, पहले आपका लेट्स से 2-3 अटेम्प्ट लगे थे, आप मिड साइज कंपनीज में गए और वहां से आपने अच्छे स्किल्स गैदर किया, और फिर आप जॉब चेंज के लिए आप सोच रहे हो, या जॉब का अपग्रेडेशन के लिए सोच रहे हो, या प्रमोशन के लिए सोच रहे हो, तो उस टाइम पे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कब मैटर कर रहे हैं? जब आपको फर्स्ट जॉब मिल रहा है, पहली बार आप किसी को मालूम नहीं ना आपके पास क्या स्किल्स है, आपने कैसे परफॉर्म किया, कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस टाइम पे ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं। अदरवाइज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेरे हिसाब से तो मैटर नहीं करते। और आप अगर बिजनेस जाना चाहते हो तो कोई मैटर नहीं करता। मेरा एक दोस्त है, तो उसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत सारे लगे, बट ही इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड जॉब इन रेजिंग फंड्स इन पुणे सिटी। मतलब 50 करोड़ रुपए का घर खरीदा है पुणे के अंदर। अरे वाह। सो इज नथिंग, मतलब इज टोटली इन बिजनेस। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के टिपिकल ऑडिटिंग अकाउंटिंग के काम कुछ भी नहीं करता है, बट उसको अटेम्प्ट लगे, लेकिन उसका जो बिजनेस का सेंस था या सेलिंग का जो सेंस था, उसने जब उसको अटेम्प्ट लगे थे तो उसने साइमल्टेनियसली इंश्योरेंस पॉलिसीज या म्यूचुअल फंड्स बेचना चालू किया। तो सेलिंग के जो स्किल्स थे ना, वो स्किल्स उसमें गैदर हो गए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में ना अनफॉर्चुनेटली सेलिंग के जो स्किल्स है ना, उसको हम वैल्यू नहीं देते। तुम्हारा जो नॉलेज है या तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो तुम किसी दूसरे, सेलिंग मतलब इट शुड बी टोल्ड टू समवन, यू शुड ट्राई टू इंप्रेस समवन और ट्राई टू सेल सम प्रोडक्ट।
वो हमारे कोर्स में आता ही नहीं है। हम चार्टर्ड, हमारी इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि आप सीए के जो सर्विसेज है अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते। आई हैव नॉट अंडरस्टूड इवन टिल डेट व्हाई कांट यू एडवर्टाइज इन अ पर्टिकुलर मैनर, बट आप एडवर्टाइज भी नहीं करते। तो हमारे कोर्स में ना हम सेलिंग के ऊपर सोचते ही नहीं यार। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू सेल योर स्किल सेट्स, टू सेल व्हाट यू हैव, बट वो होता नहीं है। तो अगर कोई बच्चा के पास वो स्किल्स अच्छे हैं तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट उसके लिए मैटर नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप को बेच पा रहा है मतलब सर्विसेज। तो यू शुड बी एबल टू मार्केट योरसेल्फ, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिटरली मैटर नहीं करेंगे। ओके सर, जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनके साथ उनको कुछ अल्टरनेटिव ये करने चाहिए क्या कोर्सेज, या फिर सिर्फ सीए पे ही उनको ये रहना चाहिए? अच्छा, तो बच्चे को सीए के साथ साथ कोई कोर्स करना चाहिए या सीए के बाद कोई कोर्स करना चाहिए क्या? तो लीगली तो आपको मालूम है सीए के साथ आप जब आर्टिकलशिप करते हो तो आपको इन एडिशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स यू कैन डू ओनली वन कोर्स, दैट इज नॉर्मली बीकॉम या एमकॉम, या बीकॉम खत्म होने के बाद आप दूसरा कोई कोर्स कर सकते हो। जी सर। बट ये हो गया लीगलिटी कि लीगली आपको एक कोर्स करना अलाउड है, तो ग्रेजुएशन के बाद आप दूसरा कोई कोर्स सोच सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सीएफए कोर्स करते हैं। बीच में केन करके एक पब्लिशर है, उन्होंने एक आर्टिकल अभी 1.5-2 महीना पहले पब्लिश किया था जिसमें लिखा था कि उन्होंने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनको जो चाहिए वो जॉब्स नहीं मिल पा रहे, एंड दैट इज व्हाई दे आर गोइंग फॉर एडिशनल कोर्सेस, मे बी सीएफए कोर्स और मे बी एमबीए कोर्स और मे बी सीपीए फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो कोर्स करते हैं बच्चे। अब आप पूछोगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से इट डिपेंड्स ऑन, इफ यू वांट टू डू द प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई डोंट थिंक एनी अदर कोर्स इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट द लेट्स से सीसा करके एक कोर्स होता है या डीसा करके कोर्स होता है। इंडिया में डीसा बोलते हैं डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट, बैंक ऑडिट वगैरह करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप ऑडिट करना चाहते हो, आप सीए की एक प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए जो आईसीआई के रिक्वायर्ड कोर्स है, वैल्यूएशन का कोर्स हो सकता है या डीसा का कोर्स हो सकता है, वो करना जरूरी है। बट अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हो या बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हो या आप बिजनेस साइड पे जाना चाहते हो, तो फिर आपको एडिशनल एमबीए कोर्स या सीएफए कोर्स करना पड़ेगा। So if you want to be like, I have seen so many students who want to go into the marketing or analytics, financial planning and analysis करके एक रोल होता है FP&A। तो FP&A में जाना है तो आपको शायद MBA करना पड़ेगा, कोई इट मे बी डिस्टेंस लर्निंग और इट मे बी एग्जीक्यूटिव MBA, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो आपको शायद एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप बोलेगा फिर सीए क्यों किया हमने। आप प्लीज ये समझ ली आपने कौन से एज पे सीए चालू किया था। यू आर स्टार्टेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स अलोंग विद द 12th स्टैंडर्ड और इमीडिएटली आफ्टर 12th स्टैंडर्ड मेजॉरिटी बच्चा जो शुरू करता है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को और एमबीए को एज इट इज नहीं कंपेयर कर सकते हो या टॉप कॉलेजेस के एमबीए को, क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद का और ये आपको अलोंग विद द 12th स्टैंडर्ड या आफ्टर अलोंग विद द ग्रेजुएशन कोर्स मिल रहा है। तो एडिशनल कोर्स अगर आपको एमएनसीज में, प्राइवेट कंपनी जाना है तो करना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है तो मैं बोलता हूं कोई जरूरत नहीं है, सीए कोर्स इटसेल्फ इज गुड if you want to do the practice. Okay. सर स्टूडेंट्स का ऐसा पूछना है, ये हो गया लीगल कोर्सेस, एक पॉइंट हो गया। तो बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे स्किल्स अपग्रेडेशन को, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोला था, पाइथन हो गया या टैब्ल्यू हो गया या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया या पावर बीआई हो गया, ये जो स्किल्स है इसके लिए आपको कोई डिग्री या थप्पा नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो स्किल्स है ना वो आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे अंदर से। अगर मुझे कोई कंपनी का एनालिसिस करना है तो मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्क्रीनर से या एमसीए से डाउनलोड करके, अनलिस्टेड कंपनीज के केस में डाउनलोड करके उसका एनालिसिस के लिए मैंने मेरा एक्सेल का टेम्पलेट बना के रखा है। तो वो टेम्पलेट बनाने के लिए मुझे, जब मेरे को नॉलेज है तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली दिख के आएगा। सो आप वो सिर्फ ऐसे डिग्री वाले या थप्पा वाले कोर्सेस को या एक्सटर्नल वैलिडेशन वाली चीजों के ऊपर फोकस मत करिए, खुद के स्किल्स भी डेवलप करिए। तो वो कोर्सेस तो पक्का करने चाहिए। आप एडिशनल कोर्स करते हो या नहीं करते हो, एडिशनल स्किल्स वाले पार्ट को करने चाहिए। और वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है यार। यूट्यूब पे हो सकता है, यूडेमी पे हो सकता है, कोर्सेरा पे हो सकता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर ये चीजें आपको मिलती है। कुछ कुछ केसेस में आपको पैसा पे करना पड़ सकता है, आपके आर्टिकलशिप में वो चीजें स्पॉन्सर भी हो सकती है। बहुत सारे फर्म स्पॉन्सर्स भी करते हैं या स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो अभी आप आपके बॉस को जाके पूछ सकते हैं, सर ये स्किल्स में थोड़े सीखता हूँ, कुछ पैसा आप स्पॉन्सर करिए या कुछ पार्ट आप बेयर करिए, मैं कुछ पार्ट बेयर करता हूं। तो अगर आपके पास वो डिजायर है लर्निंग करने के लिए तो आप सीख सकते हो। I'll give you my example. चार्टर्ड सीए फाइनल का मेरा अटेम्प्ट था, तो उस टाइम पे मेरे को एक टाटा याजाकी करके कंपनी था, नाउ इट इज याजाकी कॉर्पोरेशन। तो उनके वहां पर एसएपी इंप्लीमेंटेशन का रिक्वायरमेंट था, तो मेरे को उसमें कुछ एसएपी इंप्लीमेंटेशन में काम करने का मौका मिला। I postponed my CA final examination by 6 months. I did not. हमारे टाइम पे एक लास्ट 1 year ऑफ आर्टिकलशिप में आप एग्जाम दे सकते थे, तो मैंने लास्ट 1 year में देने के लिए लास्ट 6 months में एग्जाम दे दिया, बिकॉज आई गॉट एन एक्सपोजर टू लर्न एसएपी पैकेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
and which help me a lot in terms of understanding how the data flows from the entire organization, how decision making is done. तो अगर आपको ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज मिले तो आप ट्रेड ऑफ जो होता है कोर्स कब करना है या एकेडमिक्स और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसका बैलेंस आप करिए। ओके सर, स्टूडेंट्स का ऐसा पूछना है कि सीए करने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग अपने को आना जरूरी है क्या, कि उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि आप भी एक हिंदी बैकग्राउंड चाहते हैं, मराठी बैकग्राउंड, वर्नाक्युलर बैकग्राउंड, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा एक डायलेमा रहता है बच्चों के दिमाग में कि इंग्लिश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। See, when you are doing a chartered accountancy course, at that point of time, you have, let's say, understanding in Hindi, I can understand. But at least during a CA course, your writing in English should be very good. Understanding, चलो थोड़ा बहुत 19-20 है, I can understand, even if you are able to understand in your vernacular language, whatever your mother tongue or whatever is your local language, उसमें समझ रहे हैं, ठीक है. But ultimately, I will say कि you should try to improve your English. See, ये थोड़ा सा लोगों को लगता है नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है हिंदी में, मोदी जी है, मोदी जी तो हिंदी में बात करते हैं, मोदी जी को कितना अरे वो मोदी जी वो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियन को उतना मैटर नहीं करता है। बट एक जब तुम एक फाइनेंस प्रोफेशनल हो, इट विल मैटर टू यू एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। इनिशियली जब आपको प्रूव करना है, आपको एमएनसी क्लाइंट्स आ सकते हैं, ग्लोबल क्लाइंट्स आ सकते हैं, या आप ऐसे आदमी को मिल रहे जो जिसको हिंदी या वर्नाक्युलर लैंग्वेज आपको जो आता है वो नहीं आता है। सो इट इज बेटर टू डेवलप योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। और आप गलतियां करो ना, किसने बोला है कि गलतियां नहीं करनी यार? हमने गलतियां की, हमने पूरा इंग्लिश मराठी में सीखा था शुरुआत में, हमारे टीचर को भी इंग्लिश नहीं पूरा आता था, जो कहानी गांव की कहानी थी। 5th स्टैंडर्ड से हमको एबीसीडी हमने 5th स्टैंडर्ड में सीखा है। पहले तो हमने 12 खड़ी बोलते थे उस मराठी में, वो सीखी थी, तो इंग्लिश हमने 5th में सीखा। तो ऐसा नहीं कि आज हमको इंग्लिश आता नहीं ना, आप अगर चाहोगे तो आएगा, लेकिन पहले से ही आप डिसाइड करते यार ये इंग्लिश मेरे लिए बहुत टफ है। कोई टफ नहीं यार, आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल। हमारे टाइम पे तो फिजिकल डिक्शनरी आता था, तो हमने इंग्लिश मूवीज देखी, बहुत सारा इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना चालू किया, नॉवेल्स पढ़ना चालू किया, तब जाके धीरे धीरे सीख लिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आज के लिए आपको बस गूगल ट्रांसलेट है, डिक्शनरी है यार, वो आईफोन पर टच करके वो तो डेफिनेशन आता है। तो प्लीज मैंने जो बोला था ना, आप एक आपके दोस्तों का ग्रुप फॉर्म करके आपके बीच में ही प्रेजेंटेशन के स्किल्स जो है ना वो टेस्ट करिए। तो वो स्टेज फियर जो है वो चला जाएगा, आप बात क्या कर रहे हो वो समझ में आएगा। इसके लिए क्लब है, टोस्ट मास्टर क्लब। आई डोंट नो वेदर इट इज देयर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री और नॉट, बट पुणे के कुछ पार्ट्स में है, तो बाकी जगह पे होगा, या आप खुद आपका क्लब फॉर्म कर सकते हैं। और वहां पर वो है ना, कोई भी एक रैंडम टॉपिक लेते हैं, इट कुड बी ऑन इकोनॉमी, इट कुड बी ऑन पॉलिटिक्स, इट कुड बी ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी, इट कुड बी ऑन बिजनेस, और वहां पे जाके आपको प्रेजेंटेशन करना था। तो प्लीज अगर आपको जहां जहां मौका मिले वहां वहां आप प्रेजेंटेशन का अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। आर्टिकलशिप में हो सकता है, गलतियां करो, आईसीआई की कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सबसे अच्छा आर्टिकलशिप के अंदर आपने वो कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहां पे जाके आप पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हो, या वहां पे जाके दूसरे बच्चों को सुन सकते हो। गलती हो गई आपको, क्या हो गया, एट द मोस्ट क्या हो गया, लोग हंसेंगे ना, हंसने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस। पहले लाइक व्हेन आई केम डाउन टू पुणे सिटी फ्रॉम अ विलेज, आई गॉट एक्सट्रीमली अफ्रेड अबाउट द एनवायरनमेंट, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे इंग्लिश मीडियम से थे। हमको बोला यार हम क्या करें, मतलब सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन वो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ फ्यू डेज एंड इट इज नेचुरल विद एवरी पर्सन। जब कोई बैट्समैन कितना भी, विराट कोहली भी हो, आज भी विराट कोहली जब वो पहला बॉल खेलने जाता है, थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस होता होगा ना यार। बहुत कम लोग होते हैं वीरेंद्र सहवाग की जो पहले बॉल पे चौका छक्का मारना शुरू करते हैं, सोचते नहीं है। तो आपको थोड़ा सा वीरेंद्र सहवाग और थोड़ा सा विराट कोहली या थोड़ा सा राहुल द्रविड़ के जैसा नर्वसनेस चाहिए, उनका कॉम्बिनेशन करिए, आगे बढ़ पाओगे। बट इन माय ओपिनियन यस, यू शुड ट्राई टू इंप्रूव ऑन इंग्लिश। मतलब सेइंग दैट इंग्लिश इज नॉट रिक्वायर्ड इज नॉट करेक्ट। सर आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहिए, सब अटेंड करना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स वो करना चाहते ही नहीं है। इंस्टीट्यूट सारी चीज ऑर्गेनाइज कर रही है, सब चीज कर रही है, और जहां तक फॉर्म्स होती हैं वो लोग भी लीव नहीं देते इस चीज को लेके। बराबर है। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? सी हमारे इंस्टीट्यूट के आईसीआई के अंदर कुछ चीजें अच्छी भी है, कुछ चीजें खराब भी है। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस आईसीआई ऑर्गेनाइज करती है ना, मेरे हिसाब से जेन्युइनली आर्टिकलशिप के अंदर जो बच्चा है उसके लिए एक अच्छा मौका है। जो बच्चा फाउंडेशन इंटर पढ़ रहा है उसके लिए क्लासेस है, उसका प्रिपरेशन होता है, तो उसके पास उतना अपॉर्चुनिटी नहीं होता। लेकिन आर्टिकलशिप के अंदर जहां जहां आपको मौका मिले, आई एम नॉट सेइंग यू शुड अटेंड ईच एंड एवरी कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आपको छुट्टी नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप वो कॉन्फ्रेंस को हाफ डे या कुछ सेशंस भी अटेंड करें, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस का फी जो होता है वो इंस्टीट्यूट बहुत ही नॉमिनल रखती है, और उसमें भी जितना मैंने देखा है कि वो बैग देते हैं या कुछ तो देते हैं, तो कॉस्ट की तरफ मत देखिए आप, वहां पर उसको एक स्टेज की तरफ देखिए, मतलब एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। वहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन टीम में भी गए तो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्किल्स आएंगे, प्रेजेंटेशन के स्किल्स आ सकते हैं। तो आप इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड एंटायर कॉन्फ्रेंस, लेट्स से ऑफिस में से छुट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी तो छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 साल की आर्टिकलशिप हो रही है,
तो छुट्टी नहीं मिल रही तो ठीक है, आप 2 सेशन अटेंड करिए, 1 सेशन अटेंड करिए, सुबह का सेशन अटेंड करिए, इवनिंग का सेशन, कुछ तो सेशन अटेंड करिए। Okay. या कुछ मेजोरिटी कॉन्फ्रेंसेस संडे को होते हैं, संडे को छुट्टी रहेगा तो अटेंड, कहां पे किसने बोला कि पूरा का पूरा अटेंड करना चाहिए? किसने बोला वहां पे जाकर लंच डिनर लेना ही चाहिए, ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, डांस करना चाहिए? आप वहां पे नॉलेज के लिए जा रहे हैं, नॉलेज लीजिए, कुछ तो मिलेगा यार। ओके सर, एट द ग्लोबल लेवल और इंडिया लेवल सीए का एक्सपोजर की अगर बात करें तो क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीजें इंसान सीखता है वहां पे? सी ग्लोबली और इंडिया के अंदर हम कंपेयर करें तो जो कंप्लायंस का एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा कंप्लायंस एनवायरनमेंट जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ग्लोबली वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा इजी है। तो ग्लोबली जब आप अकाउंटिंग या फाइनेंस के रोल्स देखते हैं तो वो लोग इतने बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहते, उनका वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर फोकस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर जो है ना एक पर्टिकुलर काम करने के लिए अगर 10 लोगों की जरूरत है तो 10 लोगों को हायर करते हैं, या 10 से 11 या 12 लोग हायर करते हैं। हमारे यहाँ पे अगर जरूरत 10 लोगों की है ना तो लोग हायर करेंगे साथ ही। आप सीए फर्म्स में देखोगे या बहुत सारे फर्म्स में देखोगे, लोग ओवर टाइम करते रहते हैं, वो फूकते रहते हैं, बीड़ी वीडी मारते रहते हैं, जाके पीते रहते हैं, पार्टी करते हैं ऑडिट के बाद। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो इतना स्ट्रेस के अंदर आते हैं, क्योंकि काम करने के लिए 10 लोग चाहिए, 10 की जगह पे आप एक 6 या 7 लोग ही हायर करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो वर्क कल्चर है, वो वर्क कल्चर में आपको क्लाइंट आपको डेटा नहीं देगा, आपको इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो नहीं देगा, आपको प्रॉपर एक सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो वो कल्चर का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा है इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर आपको वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली। बट अगर आपको पैसा कमाना है, बड़ा बनना है, तो इन माय ओपिनियन अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, क्योंकि वहां पर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग या इन्फ्लेशन लेवल्स बहुत ज्यादा है, प्राइस लेवल्स। यहाँ पर तुम्हारा प्राइस लेवल्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप बाकी चीजों में आप पे करते हो, स्ट्रेस वगैरह चीजें हैं वो है। तो प्रोज एंड कॉन्स है, बट एनवायरमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट। कंप्लायंस ओरिएंटेड एनवायरमेंट अलग है, वर्क कल्चर अलग है। ओके सर, इन अपकमिंग ईयर्स सीए बनने के बाद ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें हमको बहुत से स्कोप मिल सकते हैं और हमको उस पर ध्यान देना चाहिए? 2-3 एरियाज है। नंबर 1, बहुत बड़े क्वांटिटी में ग्लोबल फंड्स इंडिया में आ रहे हैं। ओके हमने अभी मतलब 2-3 साल पहले गिफ्ट सिटी को ऑपरेशनलाइज किया है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। आई होप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऐसे आईएफएससी सेंटर्स चालू करे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो ऐसे और सेंटर चालू हो गए तो बहुत बड़े क्वांटिटी में फॉरेन कैपिटल यहां पर इंडिया में आएगा। तो जब कैपिटल आता है तो उनको बिजनेस सेट करना या बिजनेस के रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज जो होती है, इट कुड बी फंड रेजिंग, इट कुड बी करेंसी हेजिंग, इट कुड बी कमोडिटी हेजिंग, तो वो सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। लाइक मैं कल ही एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को मीटिंग कर रहा था उनके साथ। उनके पास बहुत सारे ज्वेलरी वाले क्लाइंट्स थे, छोटे मोटे ज्वेलर्स थे, बड़े वाले छोटे मोटे कारागिर बोलते हैं हम यहाँ पर, तो छोटे मोटे ज्वेलर्स थे। तो मैंने उनको पूछा कि आपके पास जो ज्वेलर्स है उसमें से कितने ज्वेलर्स उनके पास जो गोल्ड का इन्वेंट्री है उसका हेजिंग करते हैं? एक मिनट। कुछ चला गया सर? कुछ तो अंदर चला गया, ठीक है, नहीं अंदर ओके छोड़े। हाँ, तो मैंने उनको पूछा कितने लोग गोल्ड का हेजिंग करते हैं, तो उनका आंसर था कि यार ये हेजिंग करने वाले जो छोटे मोटे लोग हैं उसमें 5 या 10% लोग ही है, उनमें बाकी लोगों को हेजिंग वगैरह कुछ मालूम ही नहीं है। तो अब आप ये सोचिए, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो उस छोटे मोटे जो लोग उनका कमोडिटी का हेजिंग कर सकता है। बहुत सारे लोग अपने मार्केट यार्ड में काम करते हैं कमोडिटीज में, वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो सकती है या मेटल्स हो सकते हैं या ऑयल हो सकता है, एनर्जी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसमें हेजिंग करने वाला काम हो सकता है। वो हम अपॉर्चुनिटी देख ही नहीं, बहुत क्वांटिटी में जो लोग काम कर रहे हैं ना वो बहुत कम है। फाइनेंशियल एडवाइजरी में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कम है। तो फाइनेंस के अंदर ये गिफ्ट सिटी की वजह से जो फंड फ्लो आएगा, प्लस लोकली जो हमारे यहाँ पे मार्केट टैप करने की अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो चुकी है, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज्यादा स्कोप है। दैट इज नंबर 1। वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक बहुत बड़ा सर्विस रोल प्ले कर सकता है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। दूसरा, मुझे लगता है आज भी बहुत सारे एसएमई जो कंपनी है, छोटे मोटे कंपनीज, उनमें यहाँ पर डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। उनकी अकाउंटिंग प्रोसेसेस हो सकती है, कंप्लायंस की प्रोसेसेस हो सकती है, या मैनेजमेंट रिपोर्टिंग की जो प्रोसेसेस है जिसको हम डैशबोर्ड्स बोल सकते हैं, वो डैशबोर्ड्स उनके पास नहीं है क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। तो आजकल इसको हम बोलते हैं वर्चुअल सीएफओ या like you can't hire a finance fellow, but you can hire somebody who works like a chief finance officer for your company. तो वर्चुअल सीएफओ का रोल प्ले करने वाले लोगों का बहुत जरूरत होगा। प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस देने का बहुत जरूरत है। आज इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, लेकिन तभी भी जाके वो डेरिवेटिव्स या अनवांटेड प्रोडक्ट्स में गैम्बलिंग करते हैं, उनको समझता नहीं है।
तो उनके लिए प्रॉपर वेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, प्रोवाइडेड ही हिमसेल्फ एज अ नॉलेज, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर सीए को वो नॉलेज होगा, उसने खुद एक्वायर किया तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज या एडवाइजरी का में काम कर सकता है, बहुत बड़ा है। और तीसरा मुझे जो लगता है यहां से आगे डेटा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिटिक्स इन फाइनेंशियल डोमेन और उसका ऑडिट करने वाले लोगों का जरूरत बहुत पड़ेगा। अब ये रोल सिर्फ सीए को नहीं रहेगा, डेटा ऑडिट हो सकता है या डेटा साइंटिस्ट, इसमें तुम्हारे इंजीनियर्स लोग भी बहुत सारे आएंगे। बट फाइनेंस में लेट्स से कोई बैंक है तो उस बैंक में मेरे को थोड़ा सा एनालिसिस करना है या थोड़े से प्रोसेसेस को चेक करना है, तो उसमें सीए का रोल एक पिवोटल रोल हो सकता है। तो थोड़ा सा डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट के साइड पे अगर आप बच्चा सोचेगा ना तो फायदा हो सकता है बच्चों का आगे जाके बिकॉज एआई की वजह से डेटा बहुत ज्यादा आएगा क्वांटिटी में। डेटा इज कॉल्ड एज अ न्यू ऑयल नाउ। जो दुबई या मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज थे जो ऑयल के ऊपर ग्रो हो गए, बट नाउ दे आल्सो अंडरस्टूड दैट वंस ग्लोबल इकोनॉमी ट्रांजिट्स फ्रॉम ऑयल टू द लेट्स से रिन्यूएबल एनर्जी, देयर हैज टू बी समथिंग न्यू एंड दैट इज न्यू इज डेटा। और वो डेटा इंडिया में बहुत जनरेट होगा। मैं कुछ डे बिफोर यस्टरडे में पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट आया था, टोटल डेटा जो ग्लोबली जनरेट हो रहा है, यूजर्स सोशल मीडिया पे जनरेट करते हैं या तुम्हारे ईआरपी पैकेजेस का 20% डेटा जो है वो इंडिया से जनरेट हो रहा है। बट वो डेटा स्टोर करने के जो सॉल्यूशंस है, वो डेटा सेंटर्स, वो सिर्फ 3% इंडिया में है। सो इंडिया इज जनरेटिंग 20% ऑफ ग्लोबल डेटा वॉल्यूम, बट ओनली 3% डेटा सेंटर्स आर देयर इन द इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ मेकिंग अ पॉलिसीज फॉर लोकलाइजेशन ऑफ दैट डेटा। इंडिया का जो डेटा है वो इंडिया में ही रहेगा। तो अब यहां पे बहुत ज्यादा डेटा साइंटिस्ट की या डेटा एनालिटिक्स वगैरह लोगों की जरूरत होगी। बट ये डोमेन सिर्फ सीए को रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। बट तुम्हारे पास जब फाइनेंस का नॉलेज है और तुम एडिशनल टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो तो तुम फॉरेंसिक्स में बहुत रोल डेवलप कर सकते हो, फॉरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर कर सकते हो जी, अपॉर्चुनिटीज है। ओके सर, अपने मटेरियल के कंटेंट को चेंज करने की जरूरत है क्या? कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो सीए काम करता है वो अलग है और जो बुक का पढ़ते हैं हम लोग वो चीज अलग है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? I 100% agree on this. This is the area where I see AI has to improve dramatically. हमारे जो स्टडी मटेरियल के जो कंटेंट है, it's not about writing the content, it's about selection of a proper topic. जो सिलेबस फ्रेम कर रहे हैं ना, तभी वो सिलेबस के अंदर उन्होंने रिलेवेंट स्किल्स रखने चाहिए। हम क्या करते हैं ना, क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं हमारे सीए को, अरे वो टॉपिक्स का रिलेवेंस ही नहीं है यार। अभी 2024 में नया सिलेबस आ गया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हाथ जोड़ के मैं आपसे बोलता हूं, आपने कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ टॉपिक इधर उधर किए यार। इंटर के टॉपिक कुछ फाउंडेशन में डाल दिए, कुछ फाउंडेशन के डिलीट किए, कुछ फाइनल के टॉपिक्स इंटर में डाल दिए, फाइनल में थोड़ा बहुत इधर उधर करके एक आधा मल्टीडिसिप्लिनरी का पेपर बना दिया। आप वो कॉस्मेटिक चेंजेस कर रहे हो यार। तो जो जरूरी है वो रिलेवेंट टॉपिक्स की जरूरत है। हु इन 2024 टॉक्स अबाउट डेबिट नॉट इक्वल टू क्रेडिट एंड हेंस अ सस्पेंस अकाउंट इज क्रिएटेड। अरे भाई साहब, आज ईआरपी पैकेजेस आ गए, आप डेबिट एंट्री एक्सेप्ट नहीं करता यार, सॉफ्टवेयर मैनुअल अकाउंटिंग चला गया है। हु टॉक्स अबाउट डेबिट पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड? हम रेक्टिफिकेशन में काम करते हैं। हु टॉक्स अबाउट अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज? हु टॉक्स अबाउट हाल्से एंड रोवन सिस्टम्स ऑफ वेज पेमेंट्स इन कॉस्टिंग? हु टॉक्स अबाउट ईओक्यू मॉडल? बोर्ड ऑफ स्टडीज, यू नीड टू डू सम स्टडीज प्लीज। इट्स मतलब मैं बहुत छोटा आदमी हूं आपके सामने, बट कंटेंट चेंज करने की बहुत सारी जरूरत है हमारे कंट्री में। लेकिन लोगों को ना ये जो फीडबैक है ना उसको सही तरीके, मैं कोई इंस्टीट्यूट का मतलब दुश्मन नहीं हूं यार, आई एम अ वेल विशर ऑफ द इंस्टीट्यूट, बट लोगों को इंस्टीट्यूट के अंदर ये समझना चाहिए कि 2024 का जो कंटेंट है इट कैनॉट बी सेम एज 1970s। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप कितना भी कुछ बोलो, कॉस्टिंग हो गया या अकाउंटिंग के कुछ कुछ टॉपिक्स हो गए, वो सिमिलर टॉपिक्स है जो 1970s में हमारे दादाजी अगर सीए कर रहे होते ना, उन्होंने जो पढ़ा होगा ना वही आज चीज रखी है यार। पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर ऐसे ऐसे गुडविल के एडजस्टमेंट्स रखे हुए हैं जो कभी प्रैक्टिकली रिलेवेंट ही नहीं होते। ऐसी चीजें रखी हुई जो है ही नहीं कहां पर। तो देयर इज नो नीड टू टीच समथिंग अनवांटेड। वॉल्यूम से ज्यादा ना क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वो क्वालिटी रखोगे, या लॉ के पेपर्स हो गए, आप बच्चों को क्या करवा रहे हैं यार, वो लॉ के जो प्रोविजंस है उनको आप एग्जाम के अंदर सिर्फ रिप्रोड्यूस करने को बोल रहे हैं। स्ट्रेस आता है ना बच्चों को। क्यों आप ओपन बुक अलाउ नहीं कर सकते यार? आपके पास अगर 1200 करोड़ रुपए के फंड्स है इंस्टीट्यूट के अंदर, आप क्यों नहीं सब बच्चों को बेयर एक्ट आप एग्जामिनेशन हॉल में दे सकते हो? आईसीए के उत्तम प्रकाश अग्रवाल करके एक प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनके मेरे को याद है आज भी 2009 के अंदर उन्होंने बोला था कि हम बच्चों को बेयर एक्ट दे देंगे। क्या हुआ इसका? आईसीए के प्रेसिडेंट आते हैं, 1 साल तक रहते हैं, जाते हैं। आप क्यों नहीं बच्चों को बुक्स देके ओपन बुक करवा दो ना? आपने बोला था ओपन बुक करेंगे, सीए फाइनल में एक पेपर ओपन बुक कर दिया, लेकिन तब तक बच्चा जाना तो चाहिए फाइनल तक।
तब तक आपके लगभग 70% बच्चे फिल्टर आउट हो रहे हैं फाउंडेशन और इंटर में, वहीं पे फेल हो रहे हैं। तो आप इंस्टीट्यूट को जो मतलब आपको ये थोड़ा सा निगेटिव लग सकता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत अगर चेंज हो सके तो चेंज करो। मतलब हम दुश्मन नहीं है आपके, कंटेंट चेंज करना चाहिए। बच्चों के लिए मैं बोलूंगा, जब तक ये चीजें चेंज नहीं होती है तब तक आप खुद को चेंज करो। जो बुकिश नॉलेज है वो तो लेना ही पड़ेगा, आपको एग्जाम पास करना है तो, लेकिन उसके साथ साथ किसी ने आपको रोका नहीं है एडिशनल चीजें पढ़ने से। वो एडिशनल चीजें आप खुद एक्सप्लोर करो। बहुत सारी चीजें हैं, मैं लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी चीजें बोलता हूं। लाइक बच्चे के पास आजकल फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता यार। आई डोंट वांट पॉलिटिकल न्यूज, आई वांट इकोनॉमी ओरिएंटेड या बिजनेस ओरिएंटेड न्यूज। वो इकोनॉमिक टाइम्स का मंथली कितना 100-150 रुपया आता होगा यार कॉस्ट, वो पढ़ो। नहीं है तो आज ऐप के अंदर फिजिकल पेपर प्रेफरेबली पढ़ो। बट कितने बच्चे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, कितने बच्चे बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, कितने बच्चे बिजनेस लाइन पढ़ते हैं या फिन शॉर्ट्स पढ़ते हैं या आर्टिकल्स पढ़ते हैं या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस पढ़ते हैं या कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ते हैं। वो परसेंटेज 1-2% है यार। आई नो ये सिलेबस में जरूरत नहीं है, इसके लिए मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए आगे जाके, आपको अगर अच्छा बनना है लाइफ के अंदर, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो आपको वो चीजें पढ़नी पड़ेगी। और वही चीजें एमबीए लोग या बाकी लोग कर रहे हैं अच्छे से और वो आगे बढ़ रहे हैं। आई नो देयर आर नो मार्क्स फॉर दिस बट यू शुड लर्न। और ये बच्चा करता नहीं है और इसकी वजह से जो बच्चे को जॉब चाहिए सीए बनने के बाद, वो जॉब उसको जो चाहिए वो मिलता नहीं है। रिसेंट जो कैंपस प्लेसमेंट हुई थी इंस्टीट्यूट की अगस्त सितंबर 2023 में, लगभग 65-70% बच्चों को जो जॉब चाहिए था वो नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि वो अनएम्प्लॉयड है, उसके बाद वो जाके कहीं सीए फर्म में जॉब मिल जाता है या कई छोटे मोटे कंपनीज में काम करते हैं, वो जॉब मिल जाता है कहीं ना कहीं, तो 5-6 महीने बाद या 2-3 महीने बाद जॉब मिलता है। लेकिन कैंपस के अंदर जो जॉब चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ये कैंपस का डेटा मैं बोल रहा हूं। अब इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है ना। अगर सीए करिकुलम के कंप्लीट करने के बाद भी इतने सारे बच्चों को अगर कैंपस प्लेसमेंट में जॉब नहीं मिल रहा है, तो करिकुलम में कुछ तो इशू है ना यार। ऐसा ये प्रॉब्लम जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो प्राइवेट क्लासेस के टीचर्स है इंक्लूडिंग मी और स्टूडेंट्स, ये तीनों को मिलके सॉल्व करना है। तीनों मेन पार्टिसिपेंट्स है, तीनों ने अगर मिलके इसके ऊपर काम किया ना, या हर एक ने अपना अपना रोल भी अगर निभाया, बच्चे ने डिलीजेंटली अच्छे से पढ़ाई करना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करना, टीचर्स लोगों ने थोड़ा सा बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सिखाना, थोड़ा सा बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप करना, बच्चों को खुद चीजों को करवाने को बोलना रादर देन डूइंग अ स्पून फीडिंग, इंस्टीट्यूट ने करिकुलम चेंज करना, एग्जाम का पैटर्न चेंज करना, ये अगर सब कुछ होता है तो मेरे हिसाब से सीए कोर्स के जैसा कोर्स नहीं रहेगा। इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन द कंट्री। आई विल डेफिनेटली नॉट से इट्स द बेस्ट राइट नाउ। ओके सर, हाउ डू यू सी ए फेल्यूर? कभी आप फेल हुए हैं और उसको आपने कैसे ओवरकम किया है? फेल्यूर इज लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। मतलब उसको फेल्यूर मेरे हिसाब से यू शुड बी लर्निंग अ लॉट आउट ऑफ अ फेल्यूर। बहुत सारे सीए कोर्स में बच्चों को फेल्यूर आता है। अगर हम सीए कोर्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में पासिंग होने का परसेंटेज निकालते हैं, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, तीनों लेवल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने वाले बच्चा 4-5% तक ही होता है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स कंसीडर करोगे तो 15-20% तक वो रेशियो जाता है, विच इज बेटर देन द सम ऑफ द अदर प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो सीए कोर्स में जब आते हो तो फेल्योर नेचुरली कुछ बच्चों को आता है, कोई एक सब्जेक्ट में आ सकता है, कोई ग्रुप में आ सकता है, पढ़ाई नहीं होती है, बहुत बार वॉल्यूम ऑफ द सिलेबस मैनेज नहीं होता है। रीजन ऑफ द फेल्योर कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग टू एनीथिंग, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वो फेल्योर होने के बाद बच्चे ने थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि भाई ये कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है और मेरे में जो कैपेबिलिटीज है वो दोनों में कुछ मतलब प्रॉब्लम है क्या। लाइक कोर्स की रिक्वायरमेंट ये है और मेरे में वो कैपेबिलिटीज नहीं, कोर्स को बहुत अच्छा इंग्लिश है और मेरे को इंग्लिश आता ही नहीं, कोर्स को मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए वो मेरे को आते ही नहीं। तो बच्चा क्या करता है ना, ये मैथ्स मेरे को आता नहीं तो मैं मैथ्स छोड़ना चालू करता हूँ, या मैथ्स में सब सिलेक्टिव स्टडी करता हूँ, या मेरे को ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आ रहा है तो मैं उसमें सिलेक्टिव स्टडी करता हूँ। वो नहीं चाहिए। तो बच्चा जो है ना फेल्योर होने के बाद ना वो इंट्रोस्पेक्शन करता नहीं है, वो सीधा सीधा क्या करता है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, रिवीजन बैच या फास्ट ट्रैक बैच या ये चीजें, वो सिर्फ डायरेक्ट उसके पीछे भागता है। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन तो कर कि भाई तू फेल क्यों हुआ है, तो फेलियर होने का रीजन क्या है, उसका वो एनालिसिस बच्चा एंड तक कभी करता नहीं। वो सिर्फ है ना इमोशनल या भावनात्मक रहता है, और वो आफ्टर मे देयर इज नवंबर, आफ्टर नवंबर देयर इज मे, वो चक्कर में रहता है। अभी 3 बार होगा फाउंडेशन इंटर के लिए यहाँ से आगे, तो वो चक्कर में नहीं रहना चाहिए। बच्चों को फेल हो गया इट इज ओके, बट थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करिए क्यों फेल हो गए, और उसके बाद आप बाउंस बैक हो सकते हैं। फेल्योर इज ओके है। मैंने बिजनेस एकेडमिक चीजों में तो नहीं देख पाया फेलियर, लेकिन बिजनेस वाली चीजों में मैं बहुत बार फेल हुआ हूं। बहुत सारे लाइक मैंने हमने स्टार्टअप शुरू किया था जहां पर एक एल्गोरिदम था विच वाज बेसिकली कनेक्टिंग द फ्रेंड्स एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ सोशल मीडिया एल्गोरिदम। हम और स्टूडेंट एक संग्राम करके बच्चा है 2009 के बैच का,
तो उनका साथ मिलकर हमने स्टार्टअप चालू किया था। तो वो एल्गोरिदम था, वो लोगों दोस्तों को मिलाता था और चैटिंग या बाकी मिलना जुलना जैसे फेसबुक वगैरह पे होता है वो होता था। मोर देन जस्ट फ्रेंड्स करके नाम था उसका, और उन्हें उसके एल्गोरिदम का इंडिया का पेटेंट हमको मिला था, और वही कॉन्सेप्ट फेसबुक ने कॉपी करके फेसबुक ने उसको सीक्रेट क्रश बोला था। तब फेसबुक बहुत पॉपुलर था, आज फेसबुक उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन दिस इज अबाउट 2009। लेकिन वो फेसबुक ने वो कॉपी कर दिया, हमने फेसबुक को सू कर दिया, फेसबुक ने इंडिया में उसको होल्ड पे रखा और यूएस में उसको लॉन्च किया। हमारे पास पैसा नहीं था यूएस में पेटेंट लेने का, तो वो बिजनेस हमारा इंडिया का चला गया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं उसका। फेसबुक ने बोला हमको इंडिया में लॉन्च ही नहीं करना है, तो हमारा जो केस है वो वैसा का वैसा ही पड़ता रहा। कोर्ट के केसेस में लीगल फीस भी चले गया, डेवलपमेंट में पैसा चला गया, बिजनेस फेलियर आ गया। इट्स ओके, तो हमने कुछ नहीं किया, इट इज लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ऐसे बहुत सारे और फेलियर है, इन्वेस्टिंग के फेलियर है, कुछ और बिजनेसेस के फेलियर है, उसको सीखना, मतलब यू शुड टेक इट इन द स्ट्राइड। और वही मैं बोला ना, सीए कोर्स ने मुझे डेबिट क्रेडिट से ज्यादा ये फेल्यूर्स को हैंडल कैसे करना, या मूड स्विंग्स हो सकते हैं तुम्हारे लाइफ में, या जो अप डाउन होते हैं, वो अप डाउन को कैसे तुमको हैंडल करना है, वो सीए कोर्स तुमको सिखाता है। और वो सीए कोर्स या आईसीआई का बहुत अच्छा लेट्स से फीचर है, एंड आई थैंक इंस्टीट्यूट फॉर दिस। ओके सर, इन रियल वर्ल्ड सीए क्या करता है और सीए करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? ऐसे देखो, एक आंसर नहीं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर चूजिंग। लाइक सीए क्या करता है, अगर आप ऑडिट मतलब प्रैक्टिस के लिए गए तो मोस्टली आप ऑडिटिंग या कंप्लायंस ओरिएंटेड जॉब्स करते रहोगे, तो ऑडिट हो सकता है, या फंड रेजिंग के एडवाइस हो सकता है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकता है। तो प्रैक्टिस में अगर आप गए तो आपको अलग अलग टाइप के काम करने। प्रैक्टिस इज मोर लाइक अ कंसल्टिंग बिजनेसेस और द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप फर्म्स और मे बी अ स्मॉल साइज कंपनीज और लार्ज साइज कंपनीज और टैक्सेशन इश्यूज, ऑडिटिंग, या तुम्हारे प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, या प्रोजेक्ट लोन्स हो सकता है। तो वो प्रैक्टिस वाला पार्ट होता है। जॉब वाले पार्ट में अलग रोल होता है, वो रोल स्पेसिफिक होता है। तो एज अ सीए यू हैव बोथ द चॉइस, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट। एज अ सीए यू हैव अ चॉइस बिटवीन जॉब, प्रैक्टिस, एंड यू कैन कीप ऑन चेंजिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। विद इन द जॉब यू हैव अ freedom to do that job anywhere literally in the world. There are so many chartered accountants who are working in Europe, who are working in Middle East, who are working in Australia, who are working in Canada, who are working in the US, because हमारा जो curriculum है वो आपको globally capable बनाता है। May not be as a fresher you will get placed, you may have to work in some MNC or some company out here in India, develop some skills, build up a strong resume and then go abroad. तो opportunities ये course जो है वो open up करता है। But problem वो जो 4-5 साल का जो पीरियड है उसमें आप अगर वो स्ट्रेस हैंडल कर पाओ ना अच्छे से, या वॉल्यूम ऑफ द कोर्स अगर आप हैंडल कर पाओ, नथिंग लाइक इट। ओके सर, आप हमारे सीए स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे इस वक्त? एडवाइस किसके बारे में? सीए लोगों को, सीए स्टूडेंट्स को। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस बच्चों को, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ dearth on the social media. Like students are following the content which is not necessarily required, which are following some nonsensical content. You should understand what I mean by it. तो social media से दूर रहो. Number 2, please develop your own ability. Do not look for spoon feeding. I see a students watching a lectures just one night before examination. I agree that you need a revision, but why do you need to watch the lectures? You should have your own notes. So बच्चा क्या कर रहा है ना, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड हो रहा है। टीचर्स हो सकते हैं, या बाकी दोस्त हो सकते हैं, या रिवीजन करने वाला आदमी हो सकता है। आप जितना एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड रहोगे उतना आप डेवलप नहीं हो पाओगे। एक सिंपल लाइन है, एन एग व्हेन इट इज ब्रोकन फ्रॉम आउटसाइड द लाइफ एंड्स। बाहर से अंडे को अगर फोड़ोगे तो अंदर अगर बच्चा रहेगा तो मुर्गी रहेगी तो खत्म हो जाती है। बट व्हेन एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड The new life begins. वो अंदर से बाहर आता है, हेन बाहर आता है। तो वैसे ही आप अगर इंटरनली मोटिवेट हो जाओगे तब आप बहुत सारा चीज कर पाओगे, रादर देन लुकिंग फॉर एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ नॉलेज और एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ ग्रेटिफिकेशन। आपने क्लासेस लगाए, क्लासेस किए, वो जेन्युइनली अच्छे से क्लासेस करो। उस टाइम पे बंकिंग मत करो, उस टाइम पे टाइम पास मत करो। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको टीचर्स ने दिए उनको फॉलो करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, टेस्ट करिए, और उसके बाद आप खुद डेवलप करना शुरू करिए। लेकिन बच्चा क्या करता है ना, बच्चा बोलता है नहीं यार मेरे को लास्ट डे तक टीचर ने मेरे को हेल्प करना चाहिए। अरे भैया आप आके तुम्हारा पेपर भी लिखे क्या? हम पुराने जमाने में जो आप अगर एक 40-50 साल पहले या 10-15 साल पहले भी जो लोग सीए बने उनको पूछो, किसी को बाद में हेल्प नहीं मिलता था। कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं थे, कोई रिवीजन लेक्चर्स नहीं थे, तभी भी लोग सीए बन पाते थे, तभी भी अच्छे लोग स्ट्रांग बन पाते थे ना। तब सीए कोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी।
अगर आप परसेप्शन देखोगे तो क्यों, क्योंकि लोग बहुत बड़े स्ट्रांग बनते थे क्योंकि अंदर से आते था वो। आजकल मैं देखता हूं ना सोशल मीडिया पे बच्चे को हर मतलब चीज पर रिवीजन चाहिए। एक एग्जाम में आज मेरा रिवीजन ले लो तो बच्चा वो चीजों से थोड़ा सा दूर रहो, जितना पॉसिबल हो सके आप अंदर से खुद को डेवलप करने की कोशिश करो, वही आपको हेल्प करेगा लॉन्ग रन में। इसके बाद भी आपको अगर टिपिकल स्पून फीडिंग करना है तो आपकी चॉइस है, वो मार्केट में हर चीज का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, आपके पास चॉइस है वो क्या प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करना है। सर जैसे आपने सब बातें कही, तो सर मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग को मेंटली ये कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है पक्का। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे, इसका कुछ कर सकते हैं हम लोग? कुछ कर सकते हैं ना। देखो एक पुराने जमाने में हम जब छोटे थे तो बोलते थे टीवी पे रिमोट है, रिमोट के ऊपर आपके पास चॉइस है कौन सा चैनल आपको देखना है, कौन से टाइप का कंटेंट आपको देखना है। तो यू कैन वॉच, हमारे जमाने में वो हम जो मेरे को तो टीवी बहुत लेट आया था, 10th स्टैंडर्ड में था तो घर में टीवी आया था, तो और केबल टीवी तो मतलब हाँ केबल टीवी वाला जो था वो तो MTV करके चैनल था उस टाइम पे जी। तो आपके पास चॉइस था MTV देखना है या कुछ अच्छा कंटेंट वाला चीज देखना है। तो वही चीज अभी क्या हो गई, वो टेलीविजन चैनल जो केबल टीवी था वो आज के फॉर्म में इंटरनेट या सोशल मीडिया पे आ गए। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा यूजलेस है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी है। आप ट्विटर पे जाके बहुत अच्छे फाइनेंस के नॉलेज देने वाले बहुत सारे हैंडल्स है, या आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स है, फिनशॉट्स है, जीरोदा का बहुत सारा उनका जीरोदा वैरसिटी करके है। तो वो है, तो टेक्नोलॉजी का यू कैनॉट स्टे अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। आई विल डेफिनेटली नॉट से कि आपने टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करना चाहिए। यू शुड यूज टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिवली। कंप्यूटर आपके पास है, उसमें एक्सेल डाल दो, उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस करो, थोड़े बहुत BI के टेक्निक्स सीखो, वो सीखो ना आप। तो आप उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे या तन्ना तन्ना करने के लिए करते हो, वो नॉनसेंस है ना यार। वो उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती है। लेकिन आजकल बच्चा मेजॉरिटी टाइम लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे, लगा हुआ है या फेसबुक पे लगा हुआ है, यूट्यूब पे फालतू के वीडियो देखने पे लगा हुआ है। वो जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट अ प्रोडक्टिव, दैट विल गिव। वो जितना ज्यादा आप कंज्यूम करोगे ना उतना ज्यादा आपका ब्रेन डिग्रेड होते जाएगा। आप कंज्यूम करिए ना, अच्छा नॉलेज कंज्यूम करिए, किसने ना बोला है। और उसके में ऑब्वियसली लिमिट रखना चाहिए अपने उसके ऊपर भी, क्योंकि आपका मेन काम जो है वो एकेडमिक वाला काम है। वो काम खत्म करने के बाद यू शुड कीप अ टाइम असाइड एंड यू शुड वॉच दैट कंटेंट। ओके सर, एज वी ऑल नो कि AI आने से बहुत सारे लोग का जॉब चला गया है, तो जाएगा, क्या चला जाएगा, गया भी है हाँ। और आने वाले वक्त में क्या CA प्रोफेशनल को भी वो रिप्लेस कर सकता है क्या? देखो कुछ जॉब्स तो पक्का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के टिपिकल लो लेवल वाले जॉब्स हो सकते हैं। बेसिक तुम रिकंसिलिएशन कर रहे हो, या बेसिक रिटर्न के फाइलिंग कर रहे हो, या बेसिक कुछ एक्सटर्नल कंफर्मेशंस ले रहे हो, या बेसिक लो लेवल के जो जॉब्स होते हैं ना, लाइक बेसिक तुम सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हो या एक रिपोर्ट बना के दे रहे हो रेशियो एनालिसिस के ऊपर, वो तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी जा चुके हैं जैसे आपने बोला, और बहुत सारे जॉब्स जाएंगे, वो सच है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे जॉब्स क्रिएट भी हो गए। लाइक मैं आपको बोलता हूं, मैं अभी कुछ दिनों के लिए लास्ट कुछ 7-8 दिन से मैं एक MCQ प्रीमियर लीग इंटर के बच्चों के लिए ले रहा हूं जी। और मैंने कुछ MCQs फ्रेम किए थे और मैंने वो MCQs ChatGPT को दिए सॉल्व करने के लिए। ओके, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट 50% ऑफ द MCQ ChatGPT वाज आल्सो नॉट एबल टू सॉल्व। नॉट एबल टू सॉल्व, एंड आई कैन गिव यू एंड यू कैन ट्राई इट आउट। ChatGPT भी वो क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहा है। तो AI, आप अगर ऐसा समझ रहे हो कि AI हर चीज को रिप्लेस करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर AI कैनॉट, मतलब AI रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एनालिटिक्स वाला चीज हो गया, या आप जाके किसी को एडवाइस दे रहे हो, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। लाइक आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके पास कोई क्लाइंट है, उसके पास 20 करोड़ रुपया है और उसको 20 करोड़ रुपया उसको एक बिजनेस के लिए प्लानिंग करना है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी भी AI का कोई भी सॉफ्टवेयर आ गया ना, वो सॉफ्टवेयर नहीं बोल पाएगा कि ये 20 करोड़ में से अभी करंट कंडीशंस में वो बिजनेस देख के, उसका एक अंडरस्टैंडिंग देख के, ये 20 करोड़ में से कितना बिजनेस में प्लाउ बैक करना चाहिए और कितना इन्वेस्टेड रखना चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट कहां पर रहना चाहिए, ये कब कौन सा मैंने प्लांट सेटअप करना चाहिए, कब प्लांट का मैंने एक्सपेंशन करना चाहिए, कब मैंने कौन से ज्योग्राफी में जाना चाहिए, कब मैंने गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठाना चाहिए, गवर्नमेंट का स्कीम आ गया तो कब मैंने जाना चाहिए, वो चीजें AI नहीं बोल पाएगा। AI विल जस्ट गिव यू डेटा पॉइंट्स, बट डिसीजन मेकिंग लेने वाले जो लोग हैं ना, वो उनका रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ेगा। देयर आर टू पार्ट्स, जो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं वो लोग हैं, और दूसरा जो डिसीजन ले रहे हैं वो लोग हैं। ओके, AI क्या करेगा, वो जो पहले वाले कैटेगरी ना, जो इंफॉर्मेशन जनरेशन का काम करते हैं, जो टिपिकली लाइक बैलेंस शीट बनाओ, रेशियोज कैलकुलेट करो, या ऐसे एक रिपोर्ट बनाओ, वो टिपिकल जो लो लेवल वाला काम है ना, वो एलिमिनेट हो जाएगा AI की वजह से। लेकिन जो डिसीजन लेना है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, वो काम कभी भी रिप्लेस नहीं होगा।
कोई भी ए आएगा, वो मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री से या जो भी उनका एमडी रहेगा यहां से आगे, उनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा एक ह्यूमन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन का जरूरत है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बहुत जरूरी है। तो एज अ स्टूडेंट मैंने बच्चों लोगों को क्लास में बहुत बड़ा ये लाइन बोलता हूं, डोंट बी अ कॉस्ट सेंटर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी अ रेवेन्यू सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। So you try to look out for the areas where because of your work that organization will get benefit. अगर आप वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ कॉस्ट सेंटर हो, जब भी कॉस्ट कटिंग करना है आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे, लेकिन आप अगर डिसीजन मेकिंग रोल में है तो आपको नहीं निकालेंगे, आप दूसरों को निकालोगे। तो मेरे हिसाब से वो चीजें पे बच्चों ने फोकस करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स के ऊपर। ओके सर, आज भी बहुत सारे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो सीए जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनको अगर सीए कर रहे हैं तो उनको क्या जॉब की सिक्योरिटी मिलेगी, या वो लोग भी अनएम्प्लॉयड रहेंगे इसके ऊपर? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का जो सीन है वो टू अ लार्ज एक्सटेंट इकोनॉमी के कंडीशन के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। बट इकोनॉमी की कंडीशन कुछ भी हो, तुम खुद को शार्पन अप कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बोला था, सेलिंग के जो स्किल्स है, तुम्हारे जो पास जो स्किल सेट्स है उसको सेल करने का, वो स्किल्स तुम डेवलप करो ना ड्यूरिंग आर्टिकलशिप या ड्यूरिंग द सीए कोर्स इटसेल्फ। यू ट्राई टू, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके घर वालों को कोई तो बेच रहा है, या एंडाउमेंट पॉलिसी है रिटायरमेंट के लिए, तो वो पॉलिसी कैसे गलत है वो आप घर पे जाके आपके घर वाले के 5-10 रिलेटिव है उनको प्रूव करके दिखाओ कि वो गलत कैसा है। आप घर पे जो आपके रिलेटिव्स है या सोसाइटी में जो लोग हैं उनको जाके आप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कैलकुलेट सच में कैसे होते हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। यू ट्राई टू सेल सर्टेन आइडियाज to your friends, or you try to explain passive investing or let's say index investing or ETF investing to your family members, या गोल्ड के केस में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, वो लोगों को एक्सप्लेन करने का कोशिश करो। तो ड्यूरिंग द सीए कोर्स इटसेल्फ अगर आप कुछ सेलिंग के स्किल्स या एनालिटिकल स्किल्स अगर आप डेवलप करके लोगों के ऊपर ट्राई करते हो एक्चुअल में जाके, आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स है, सोसाइटी वाले लोग हो सकते हैं, दोस्तों के पेरेंट्स है, तो उनको जाके आप बेचने की कोशिश करो। तो ड्यूरिंग द कोर्स इटसेल्फ यू वुड गैदर सम स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट इन द लाइफ। तो एक बार आप अगर स्ट्रीट स्मार्ट हो गए ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीए बनने के बाद आपको सिर्फ ऑडिट ही करना है, या सीए बनने के बाद आपको सिर्फ डेटा एनालिसिस ही करना है। यार आप एक्चुअल ट्रेडिंग वाला बिजनेस भी चालू, ट्रेडिंग मतलब शेयर ट्रेडिंग ही नहीं, कमोडिटी हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ इट कैन बी एनीथिंग टू एनीथिंग, आप वो सोच सकते हो, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स है कि मैं कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करूंगा, कुछ ना कुछ तो फाइट करूंगा और मैं रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। लेकिन आप रहोगे नहीं यार मैं सीए बन गया, मेरे को जॉब ही नहीं मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारे देश में जॉब्स ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आप अगर ऐसा रोते बैठोगे तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा। यू आर सी, वो जो आदमी देहाती मजदूरी करता है, वो आदमी अगर ये बोले कि हमारे गवर्नमेंट हमको जॉब ही नहीं दे रहा है, इकोनॉमी के ये वो 8 लग चुकी है, वो पॉलिटिकल डिबेट है। वो आदमी बोला तो मैं 2 मिनट के लिए समझ सकता हूं, क्योंकि उसके पास एजुकेशनल स्किल्स नहीं है। जब आप सीए बन चुके हो, आपने इतना सारा चीज सीखा है, 5 साल तक आपने मेहनत किया है, और उसके आप बोलते हो यार जॉब ही नहीं है, ये नहीं। अरे भाई 5 साल में तूने सीखा क्या? फिर 5 साल में खुद को शार्पन अप करने की सोचो ना। आज मैं बोलता हूं एक अच्छे अकाउंटेंट की या सारा अकाउंटिंग को क्लाउड पे लेके जाने की और प्रॉपर रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करने की जरूरत बहुत सारी है। नहीं है अकाउंटेंट अच्छे सारे जो ये सारा अकाउंटिंग अच्छे से ठीक से कर पाए। बच्चा वो सीखना नहीं चाहता है, बच्चा बोलता है आर्टिकलशिप में ये क्या मेरे को काम दे दिया, ये सिर्फ मेरे को वाउचर बनाने का काम कर दिया, या सिर्फ ये रिपोर्टिंग वाला काम मेरे को दे दिया। अरे उसमें भी कुछ अच्छा प्लस हो सकता है, उसमें सोचो ना आप, ये इंफॉर्मेशन है, इसको मैं कैसे, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को मैं ऑटोमेट कैसे करूं। कोई इसके लिए एक्सेल का वीबीए कोड है क्या, या गूगल का ऐप स्क्रिप्ट आता है, वो ऐप स्क्रिप्ट में मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट लिखने का स्कोप है क्या, ये काम को ऑटोमेट करने के लिए ये एंट्री जो मैं हर बार एक एक पंच कर रहा हूं, तो क्या वो एंट्रीज का ऑटोमेशन कर सकता हूं, जहां पर एक्सेल का डंप है वो एक्सेल का डंप ऑटोमेटिकली कोई मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाए। या ये रिकंसिलिएशन बैंक का मेरे को रेगुलर बेसिस पे करना पड़ सकता है, क्या मैं बैंक स्टेटमेंट को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता हूं और रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिक बेसिस पे हो सकता है। आप सोचो ना, जो धीरे धीरे एक एक चीज का अगर आप ऑटोमेशन सोचोगे या एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, तो बहुत सारा रिक्वायरमेंट जॉब का अभी भी है। एमएसएमई या एसएमईज जो है उनको आज भी बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत है, उसके लिए हमारे पास लोग नहीं है। गवर्नमेंट के स्कीम से जो आप लेके जाओ लोगों की तरफ, आप उनके फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट का एनालिसिस करके दो, कॉस्टिंग, हम अकाउंटिंग सोचते हैं, कॉस्ट सेंटर का रिपोर्टिंग, आप आर्टिकलशिप में अगर देखोगे बहुत सारे कंपनीज कॉस्ट सेंटर का डेटा रखते ही नहीं यार। आप उनको कॉस्ट सेंटर का डेटा रखने को बोलिए, उसके ऊपर उनका एडवांटेज क्या है, एमआईएस का रिपोर्ट्स बना के दीजिए, कंप्लायंस के काम करवा के दीजिए, उनको काम बन सकता है। सो आई डोंट थिंक कि यहां से आगे जाके अगर कोई बच्चा अच्छे से सीए बने, क्वालिटी वाइज स्किल्स गैदर करे, तो वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। मुझे नहीं लगता अनएम्प्लॉयड रहेगा। सर मैं ऐसे लिंक्डइन पे ये देख रहा था,
तो वहां पर एक पोस्ट के लिए 1600 लोगों ने अप्लाई किया था, एक जॉब के लिए, फाइनेंस का जॉब, फाइनेंस सीए का। अच्छा, सीए का जॉब था। तो सर ये क्या चल रहा है, मतलब जॉब की शॉर्टेज आ गई है कि क्या चीजें हो रही है? देखो, दो चीज है। पिछले 3-4 साल से बहुत सारे कंपनीज ने ना अपने वहां पर कॉस्ट कटिंग चालू किया है। ओके। तो कॉस्ट कटिंग के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को पहले एक सीए हायर करने को साल का लेट से मेरे को 12 लाख रुपए का पैकेज देना पड़ता है या 10 लाख रुपए का पैकेज देना पड़ता है। ओके। तो मैं कंपनी हूं, मेरे को 10 से 12 लाख रुपया साल एक सीए को हायर करने के लिए मेरे को साल का देना पड़ता है। तो मैं अभी सोचता हूं, अरे ये सीए जितना काम करता है उतना काम मैं अगर 3-4 दूसरे कोई ग्रेजुएट्स है या ग्रेजुएट प्लस थोड़ा सा एमबीए वाला नॉलेज है बेसिक कॉलेज का, उसको मैं 3-4 लोग रख लिया तो वो चलो 3.5-4 लाख के जॉब पे आता है। वो ऐसे में 3 लोग रखूंगा, उन 3 लोगों को मैं थोड़ा बहुत ट्रेन करके ये एक सीए से जितना काम होता था उससे ज्यादा मैं काम करवाऊंगा। मैं सीए को सिर्फ इनके सुपरवाइजरी रोल में या ऊपर वाले रोल पे रखूंगा, बट जो बेसिक ग्राउंड लेवल का काम है वो करवाने के लिए या मैं बाकी प्रोफेशंस को हायर करूंगा। और ये कॉस्ट कटिंग का जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा चल रहा है। ओके। अब और हमारे कोर्स के जो बच्चे हैं उनको ये नहीं समझ रहा है कि मैं वैल्यू कैसे ऐड करूं। मैंने वही बोला ना, आई वांट टू बिकम अ रेवेन्यू सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप जाके बोलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास ये 10 स्किल्स है, मैं तुमको ये चीजें करवा के दिखा सकता हूं, ये तुम्हारा कॉस्ट यहाँ पे मैं रिडक्शन करके दिखा सकता हूं, ये एनालिसिस करने से तुम्हारे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, या तुम्हारा जो चीजों पे कंप्लायंस नहीं हो रहा है वो कंप्लायंस अच्छा करके दे सकते हो, या इन चीजों में तुमने ट्रांजैक्शन का जो स्ट्रक्चरिंग है वो अच्छा नहीं किया, इसकी वजह से तुम्हारा टैक्स आउटफ्लो जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, मैं ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चरिंग अच्छे से करके देके तुम्हारा टैक्स आउटफ्लो कम कर सकता हूं, या तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इफिशिएंसी नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर, मैं कुछ मर्जर करवा सकता हूं, मैं कुछ स्पिन ऑफ करवा सकता हूं, या नॉन कोर एक्टिविटीज को हटा के मैं तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकता हूं, या मैं तुम्हारे प्रोडक्ट का अच्छे से एनालिसिस करके दे सकता हूं, एफपीएनए का रोल हो सकता है। ये चीजें जब तुम जाके बोल सकते हो या तुम्हारे रिज्यूम पे तुम लिखते हो कि ये 10 चीजें मैंने अब तक की है या मैं कर सकता हूं या मुझ में ये कैपेबिलिटी है, तो मोमेंट यू से दिस समबडी इज गोना हायर यू। बट प्रॉब्लम यही है कि अपना बच्चा वो बोलता है नहीं यार मेरे को ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना ही नहीं है। तुम अगर सिर्फ मेरे को जीएसटी ऑडिट आता है, मेरे को जीएसटी आता है, टीडीएस आता है, मेरे को अकाउंटिंग आता है, मेरे को आरओसी का फाइलिंग आता है, ये चीजें अगर तुम बोलोगे तो भाई ये करने वाले बेसिक लॉयर वाला लोग भी रहेगा, एक आधा एमबीए भी रहेगा, एक आधा कंपनी सेक्रेटरी भी रहेगा। तो वहां पर वही कंपनी सोचेगा, मैं कंपनी हूं तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई मेरा 12 लाख रुपए का काम अगर दूसरा कोई कर रहा है सस्ते दाम में, या उस वही 12 लाख में मैं 3-4 लोग रख सकता हूं, ज्यादा काम करके रख सकता हूं, मैं क्यों ना करूं। मेरा तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एज ए कंपनी कि मैं सीए लोगों को हायर करूं। तो अपने को समझना चाहिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनी प्रोफेशनल, इट इज नॉट ओनली फॉर सीए, दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन, यू शुड ट्राई टू ऐड अ वैल्यू टू द वर्क दैट यू डूइंग। तो 12 लाख रुपए तुम अगर सैलरी मांग रहे हो तो तुमने कंपनी को जो आउटपुट देना है दैट शुड बी 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपीज, तब जाके तुमको 12 लाख का सैलरी मिलेगा ना यार जी। क्या होता है ना, मैं लेट्स से कारागिरी सोने का मैं ज्वेलरी का मैं काम कर रहा हूं, तो मैं जितना ज्वेलरी बनाता हूं उसकी वैल्यू क्या है उसके बेसिस पे मेरे को सैलरी मिलता है। अब जब तुम सीए का काम करते हो तो उसमें आइडेंटिफाई नहीं होता कि तुमने ये काम किया उसका इतना रेवेन्यू पोटेंशियल है, तो तुमको उसको ग्लैमराइज करना पड़ेगा, तुमको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सामने वाले को वैल्यू उसको समझानी पड़ेगी, तभी जाके आपको पैसा मिलेगा। तो बच्चे जो है ना वो चीज पे काम कम कर रहे हैं बच्चे। ये प्रोसेस जो है ना ये ऐसे ओवरनाइट वाला प्रोसेस नहीं, ये स्लोली बिल्ड करना पड़ेगा, और ये आपको फाउंडेशन इंटर या फाउंडेशन से ही शुरुआत से आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और आर्टिकलशिप में तो उसको बहुत ज्यादा लेवल पे आपको लेके जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जॉब का फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप नई स्किल्स डेवलप करोगे, तो ऑब्वियसली आपको जॉब का प्रॉब्लम आएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि 60-65% सीए को कैंपस में जॉब नहीं मिले, सेम हालत आईआईटी आईएम का भी है। सारे आईआईटी आईएम नहीं, बट अगर आप टॉप 3-4 आईआईटी आईएम्स छोड़ दो तो बाकी आईआईटी आईएम्स में भी 50% लोगों को जॉब नहीं मिल रहे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी हालत वही है। तो ये प्रॉब्लम हमारे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना वो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए कैपेबल नहीं करवा रहा है। तो अगर वो नहीं कर रहा है तो इंस्टीट्यूट ने बदलना चाहिए, लेकिन उसको बदलने के लिए क्यों वेट कर रहे हो आप खुद एज ए स्टूडेंट लर्न कर सकते हो ना यार। मैं लेक्चर्स के अंदर बहुत बार एक्सेल या बच्चों को एनालिटिकल चीजें बोलने की कोशिश करता हूं। आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स स्लीपिंग इन द लेक्चर। अब मेरे को वो एक्सेल समझता है, मेरे पास कोई एंटरटेनमेंट के स्किल्स नहीं ना यार। मैं टीचर हूं, मैं कोई एंटरटेनर नहीं हूं। मैं कपिल शर्मा का शो नहीं देख रहे हो आप कि मैं आपको एंटरटेन करूं। तो जब वो चीज है, लेट्स से मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, लेट्स से अकाउंटिंग 16 है, बोरोइंग कॉस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ट्रू बोरोइंग कॉस्ट का मीनिंग समझने के लिए मैंने कुछ लेट्स से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया एक्सेल पे, या एक्सआईआरआर का फॉर्मूला निकाल के कॉस्ट निकाला। तो बच्चा बोलता है यार ये आदमी क्यों सिखा रहा है यार, ये बच्चों का अप्रोच है आज मेजॉरिटी बच्चों का। इस मेरे सिलेबस में है नहीं, तू सिखा क्यों रहा है तू। या लेट्स से मार्जिनल कॉस्टिंग के मेरे को डिसीजन लेने के लिए एक्सेल के अंदर एक सॉल्वर एडिंग करके है, तो वो सॉल्वर एडिंग से आपको बहुत सारे थिंकिंग डेवलप होता है। वो करने गए तो बच्चा बोलता है यार
ये एग्जाम में आने वाला है क्या? नहीं आने वाला। एग्जाम में क्या आने वाला? पीवी रेशो आता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला दे दो या ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला दे दो, वो सिखा लेना, बस हो गया। अभी 50 प्रॉब्लम सॉल्व करके ले। दैट इज एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर तुम वो एटीट्यूड डे 1 से डेवलप करोगे तो आप जॉब के टाइम पे आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा, फिर वो तो मिलने वाला है। तो जो बच्चे को जॉब मिल रहा है उसके पास कुछ ना कुछ तो स्किल्स है। वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है, आईटी स्किल्स हो सकता है, उसके पास सेलिंग का स्किल्स कुछ तो है ना उसके पास। वो तो बच्चों ने मेरे हिसाब से अप्रोच चेंज करना चाहिए, टीचर्स लोगों ने भी चेंज करना चाहिए और इंस्टीट्यूट ने भी चेंज करना चाहिए। अब किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है उसको वो छोड़ दो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो और इंस्टीट्यूट होपफुली चेंज हो जाए, टीचर्स लोग भी चेंज हो जाए। जी सर, आज के जो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस है उससे कैसे बचा जाए? और ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, मैं बोलता हूँ ना, अट्रैक्शन डेवलप करो। डिस्ट्रैक्शन से तुमको अगर बचना है ना तो अट्रैक्शन डेवलप करो। क्या अट्रैक्शन है? सबसे बढ़िया, अभी वो चलो सोशल मीडिया हमारे जमाने में तो था ही नहीं, तो ऑप्शन हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, लेकिन बुक्स, फिजिकल बुक्स पढ़ना चालू करो बच्चों। मैं बच्चों को इतने सारे बुक्स रिकमेंड करता हूँ, बच्चा पढ़ता ही नहीं है यार। मैं पहले मतलब जब इंदुलाल कॉम्प्लेक्स में ही सिर्फ लेक्चर होते थे, हम वहां पे लाइब्रेरी रन करते हैं। लाइब्रेरी मतलब आजकल लाइब्रेरी का डेफिनेशन क्या हो गया ना, रीडिंग रूम को लाइब्रेरी बोलने लग गए लोग। वो सच में लाइब्रेरी नहीं होता। लाइब्रेरी मतलब वहां पे जब बुक्स है, लाइब्रेरी है, आप जाके बुक्स लेते हो। लगभग हमने 15-20 साल तक ये रन किया। उसके बाद एक टाइम आ गया जहां पे बच्चा बुक ही लेने नहीं आता था, तो बंद करना पड़ा। तो फिजिकल बुक्स सबसे अच्छा तरीका है जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि वो ना मैं फोन पे कुछ पढ़ रहा हूँ, अच्छा नोटिफिकेशन आ गया, ये दोस्त ने ये पोस्ट कर दिया या टीचर ने ये पोस्ट कर दिया, अच्छा ये बच्चा इधर चला गया, ये इसने ये शर्ट उतार के फोटो डाल दी, तो वो जाके देखो, उसके ऊपर लाइक करो, अच्छा लोग क्या लिख रहे हैं, अच्छा वो सोशल मीडिया पे किसी टीचर ने ऐसा ऐसा किया, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया, चलो जाके वहां पे कमेंट कर देते हैं, अरे अच्छा कमेंट पढ़ते बैठो। क्यों फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हो यार? ये फोन के ऊपर होगा। लेकिन जब आप फिजिकल बुक में इन्वॉल्व हो या फिजिकल न्यूज़पेपर में इन्वॉल्व हो तो ये डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं ना यार। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अट्रैक्शन डेवलप करो, नंबर 1। एंड नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, do not judge yourself on the basis of what others think. Social media is basically external validation of what you are trying to do. Majority people वो फोटो पोस्ट करते हैं और फिर देखते कितने लाइक्स आ गए, अच्छा लोग क्या कमेंट मार रहे हैं। वो क्यों सोचते हैं यार लोग तुम्हारे बारे में क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो मेरे को फर्क। उससे जब आप खुद को जज करोगे ना, यू विल नेवर एवर बिकम अ गुड पर्सन इन योर लाइफ। सो यू शुड ट्राई टू जज योर वैल्यूज ऑन योर ओन। तो बच्चे उससे दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इंस्टाग्राम वगैरह ना, महीने का आपने एक 10-15 मिनट दे दिया महीने का, बहुत हो गया। कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं आती उस पर। ओके सर। सर आजकल जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? उनके लिए कुछ एडवाइस अगर आप दो। अगर पेरेंट्स को मैं एडवाइस दूं तो पुराने जमाने के पेरेंट्स बन जाओ। वो आजकल के जमाने में ना बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए, बच्चों को सताना नहीं चाहिए, बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, बच्चों की चीजों में हमने ज्यादा प्राइवेसी देना चाहिए। ये जो ये नए वेस्टर्न टाइप के ख्यालात है ना, उनसे मैं थोड़ा सा मतलब एग्री नहीं करता। तो एज अ पेरेंट तुमने, लेकिन मैं देखता हूँ ना बच्चा 11-12 तक थोड़ा बहुत पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे थोड़ा फाउंडेशन में थोड़े रहते हैं, इंटर वगैरह रहता है, पेरेंट देखता ही नहीं यार बच्चा अपना क्लास कर रहा है नहीं कर रहा है जी। तो एज अ पेरेंट तुम देखो ना भाई, क्यों नहीं कर रहा है तू क्लास, क्यों नहीं चीजें लिख रहा है, और वो बच्चे के हिसाब से सारी चीजें चेंज नहीं कर रहा। पेरेंट्स को जो एकेडमिकली पेरेंट्स से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि एकेडमिकली आप अकाउंट सिखाओ या कॉस्टिंग सिखाओ या टैक्स सिखाओ, वो तो एक्सपेक्टेड नहीं है। बट एज अ पेरेंट फाउंडेशन एंड इंटर के लेवल पे, फाइनल के लेवल पे चलो थोड़ा फ्रीडम दे दिया, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बच्चे ने लाइफ देखी है बहुत सारी बाहर की। बट फाउंडेशन इंटर में तो बच्चा बाहर गया ही नहीं ना घर से, घर और क्लासरूम, बैक टू होम, कॉलेज, उतनी लाइफ है बच्चे की। तो उस टाइम पे पेरेंट्स ने पुराने ख्यालात का थोड़ा सा बनना चाहिए और सिखाना चाहिए। ओके सर, जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी कौन सी स्किल सीखनी चाहिए जो उन्हें बाकी स्टूडेंट से स्टैंड आउट करे और उनके सीए की जर्नी में उनको ऐसे मैंने वो वही पॉइंटर्स बोले थे, तो रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए सिर्फ पॉइंटर बोलता हूं। डोमेन नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट्स, नंबर 2 आईटी स्किल्स, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जी, एंड नंबर 3 इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो सिंपली डोमेन नॉलेज, आईटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन हो गया, राइटिंग वाला चीज हो गया, तो आपकी फीलिंग्स जो है, फीलिंग मतलब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, फीलिंग सैड एंड ऑल ऑफ दैट, वो इमोजीज एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज बॉलीवुड कल्चर, हमको नहीं चाहिए वो। तुम लाइफ में कुछ सेट हो गए, कुछ अच्छे हो गए तो फिर करना वो जी। बट अब तक आपने कॉन्फ्रेंस, लेट से मैंने बोला एक पीवीआर आइनॉक्स का रिजल्ट आया, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ गया, उसके ऊपर 2-4 चीजें पढ़ ली, उसके ऊपर 2-4 चीजें लिख ली आपने खुद एनालिसिस करके, किसी का कॉपी नहीं करना है, खुद एनालिसिस करो और लिखो। वो कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें डोमेन नॉलेज भी आता है, आईटी नॉलेज भी आता है, क्योंकि तुमको एनालाइज करना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन भी। यार आप लिख रहे हैं, आप कुछ छोटा वीडियो बना के डाल रहे हैं, आपको फॉलोअर्स 5 मिले 10 मिले, ठीक है ना यार, करते रहो ना। सर जो सीए कर रहे हैं, सीए होने के बाद
उनकी खुद की प्रैक्टिस करनी चाहिए या उनको जॉब करना चाहिए, क्या सही है? क्या सही है, देखो वन आंसर नहीं है, बट लेट्स डिवाइड इनटू टू सिचुएशंस। आपके घर में कोई ना कोई तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा था, तो उन केसेस में बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि उनके पास ऑलरेडी वेल सेट प्रैक्टिस है, तो वो बच्चा नेचुरली प्रैक्टिस को प्रेफर करता है क्योंकि उसको वेल सेट बिजनेस है, उसको सिर्फ उसको इंप्रोवाइज करना है, उसको आगे लेके जाना है। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिसीजन आसान है जिन बच्चों के घर पे ऑलरेडी कोई ना कोई तो प्रैक्टिसिंग है। दूसरा सिचुएशन लेते हैं जिसके घर में कोई प्रैक्टिस वाला बैकग्राउंड नहीं, वही बच्चा ज्यादा मेजरली कंफ्यूजन में रहता है। घर में कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, आप सीए बन गए, अब मैंने प्रैक्टिस करना चाहिए या मैंने जॉब करना चाहिए। अब देखो लाइफ में दो तीन चीजें, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो किसी के अंदर काम करना या किसी के रेगुलेशंस के अंदर या स्टीरियोटाइप तरीके से काम करना पसंद करते हैं। उनको स्ट्रक्चर ऐसा 10 to 6 फिक्स, मेरे को मंथली सैलरी चाहिए या मेरे को ज्यादा लोड नहीं चाहिए, मेरे को इतना इतना चीजें बोला मैं उतना चीजें अच्छे से करूंगा, वो टाइप का अगर आपका माइंडसेट है जॉब माइंडेड, तो आप जॉब को चाहिए। लेकिन आप अगर ऐसा हो कि यार आई वांट अ फ्रीडम इन लाइफ, आई वांट अ ग्रोथ इन द लाइफ, आई एम ओके टू स्टे लो फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स बट ग्रो लैटर ऑन, यू शुड गो फॉर प्रैक्टिस। इन माय ओपिनियन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर आप 10-15 साल का अच्छा प्रैक्टिस, एक 8-10 साल भी प्रैक्टिस अच्छा करोगे ना, you will be in a financially better position. See, intellectually मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि that will depend on the kind of practice that you are doing. But financially you will be in a better, अगर मैं finance ही criteria रखूँ तो financially you will be better off in a practice over the longer term. Initially you will be better off in a job. वर्क लाइफ वगैरह बैलेंस या एक्सपोजर या घूमने फिरने का अगर चीजें देखोगे तो जॉब में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रैक्टिस में थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम मिल सकती है। तो आपने ब्रॉडली फाइनेंशियल फैक्टर्स, फ्रीडम क्या चाहिए आपको वो देखो। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ कुछ केसेस में आपको पेरेंट्स के साथ रहना पड़ सकता है, तो आपको जॉब जो है वो उसी सिटी में करना पड़ सकता है। तो उस सिटी में अगर आपको उतने सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपको चाहिए, तो उस केस में आपको प्रैक्टिस या बिजनेस, प्रैक्टिस के साथ साथ आप थोड़ा बहुत बिजनेस भी कर सकते हो। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट के रेगुलेशंस के अंदर रहना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के रेगुलेशंस में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आप कुछ बिजनेसेस भी कर सकते हो विद इन द रेगुलेशंस ऑफ द आईसीए। तो वो चीजें डिसाइड करके आपने चूज करना चाहिए। लेकिन आर्टिकलशिप में आपके दिमाग में थॉट रेगुलर बेसिस पे चलना चाहिए कि मुझे आगे जाके करना क्या है, उस हिसाब से आप सोचो। फाउंडेशन इंटर में जरूरत नहीं है उस चीज का। सर आपने स्कूल और कॉलेजेस कहाँ से किया? मेरा प्राइमरी स्कूलिंग जो था वो विलेज में था, श्रीगोंदा, अहमदनगर करके डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पर श्रीगोंदा करके तालुका है, उसके अंदर मढ़े वडगांव करके एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर भी एक ढोकराई करके बहुत छोटा सा जगह है, 400 ढोकराई, इट्स वेरी स्मॉल प्लेस। सो वहां पर मेरा स्कूलिंग हुआ है। सो जिला परिषद का स्कूल था, हमारे स्कूल में मतलब कोई फर्श वगैरह भी नहीं था, कोई रूफटॉप नहीं था। हम वो जो बोलते ना गन्ने का खेत रहता है, गन्ने से जो छप्पर बनाते हैं वो झोपड़ी टाइप वाला स्कूल था हमारा। कोई बेंच नहीं था, नीचे कुछ नहीं था। तो वहां पर हमारा प्राइमरी स्कूलिंग हुआ और फिर 5th स्टैंडर्ड भी वहां पर ही बाजू में एक हाई स्कूल था, काष्टी करके एक छोटा सा बहुत जगह है, तो वहां पर गया 5th और 6th। और उसके बाद मेरे पापा ने डिसीजन लिया कि इसको थोड़ा डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे डालते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे अहमदनगर करके जगह है, वहां पे बाबू साहेब फिरोदिया हाई स्कूल है, वहां पर मैं चला गया। 12th स्टैंडर्ड तक वहां पर ही रहा और 12th के बाद फिर पुणे आ गया एंड पुणे में फिर सीए कोर्स किया। ग्रेजुएशन करना शुरू किया था, लेकिन ग्रेजुएशन से मैं इरिटेट हो गया, तो मैं बीकॉम कंप्लीट नहीं किया। मैं बीकॉम नहीं हूं, मैं सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सर आपको सीए करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सी फॉर्चुनेटली मेरे फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे अंकल सीए एसबी जावरे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी थे, तो वहां पर घर पे थोड़ा सा बैकग्राउंड था। मेरे पापा टीचर थे, तो पापा ने भी सीए पहले चालू किया था, लेकिन घर में इतने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, तो पापा फिर टीचिंग चालू किया उन्होंने पापा ने। और फिर पापा प्राइमरी स्कूल टीचर थे, मेरे ग्रैंडफादर प्राइमरी स्कूल टीचर थे, तो घर में थोड़ा सा एजुकेशन का बैकग्राउंड था, साथ साथ खेती भी था। मतलब मैं जब पैदा हुआ था तब हमारे घर में सिर्फ खेती ही था। आज तक मेरे पापा मम्मी दोनों खेती ही करते हैं। सर सीए बनने के बाद क्या कुछ बदला है आपके लाइफ में? बहुत सारी चीजें बदली है। फाइनेंशियली तो ऑब्वियसली चीजें बहुत सारी बदलती है, मतलब वो एक पार्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से ना फ्रीडम जो मिलता है ना आपको एक लाइफ में कुछ भी चीजें एक्सप्लोर करने का, वो फ्रीडम आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स या कोई भी कोर्स देता है। जब आपके पास आपको मालूम है कि आपके पास कोई डिग्री है, एक बैकअप है, तो आप लाइफ में रिस्क लेना आप सोच सकते हो। मतलब आई हैव टेकन मल्टीपल रिस्क्स इन द लाइफ, वेदर इट इज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट और वेदर इट इज स्टार्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस और स्टार्टिंग लेट्स से स्टार्टअप फॉर लेट्स से मीटिंग मोर देन जस्ट फ्रेंड, जो मैंने आपको फेलियर वाला चीज बोला था ऐसे। या अभी हम एल्गोरिथम्स चालू किए डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए। तो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने का जो फ्रीडम था, वो फ्रीडम मुझे
इसकी वजह से मिला कि मेरी डिग्री थी। तो मेरे को ये मालूम है कि मैं अगर ये डिग्री, मैं ये बिजनेस करने जाऊं या कुछ एक्सप्लोर करने जाऊं और मैं वहां पे अगर फेल हो गया या मेरे को नहीं आया ये चीज, तो मेरे पास ऑलवेज ऑप्शन है कि मैं जाके जॉब कर सकता हूँ डिग्री के बेसिस पे। ओके। तो वो जो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना, वो कॉन्फिडेंस तुमको डिग्री ने मुझे दे दिया था। और सबसे पहले मतलब टीचिंग में आने के पहले मेरे को आईटी में एक कंपनी शुरू करना था। उस टाइम पे आईटी एक्ट जस्ट पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट में जी। और आईटी एक्ट 2002 में पास हुआ था, लेकिन इफेक्ट उसका 2006-07 में आया था, मतलब नोटिफिकेशंस 2006-07 में आए थे। तो उसके ऊपर मैंने रिकॉर्ड मैनेजमेंट की कंपनी शुरू करना था मुझे, और आईटी का मेरे पहले दिन से ज्यादा प्यार था। तो उसके हिसाब से हमने जगह वगैरह कुछ एक्वायर की थी, सब किया था, लेकिन बाद में फिर टीचिंग में आया क्योंकि घर, जैसे मैंने बोला, मेरे अंकल चार्टर्ड अकाउंटेंट CSB जावरे, वो ऑलरेडी टीचिंग में थे और हमारा जावरेस प्रोफेशनल एकेडमी घर पे था। तो उसमें फिर आ गए टीचिंग में। तो इमोशनल वो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हुआ था, तो वहां से टीचिंग में आया। लेकिन I enjoyed that initial phase of the teaching substantially, I should say very frankly. Recently, especially after COVID, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। देखो, मैं ये वीडियो है, यूट्यूब है, इसके लिए मतलब वो चाटुगिरी वाला मैं आदमी नहीं हूँ, जो है मैं फ्रैंक बोलता हूँ। थोड़ा सा जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है ना, वो एलिमेंट थोड़ा कम हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ अ मोनोटोनी, आई स्टिल एंजॉय इट, बट अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आता है ना, वो रिस्पॉन्स थोड़ा सा, रिस्पॉन्स एज इन नॉट इन टर्म्स ऑफ एडमिशंस, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, अब तक तो एवरी ईयर ग्रोथ ही देखा है, लेकिन वो सही फैक्टर नहीं है मेरे हिसाब से मेजर करने का। टाली एक हाथ से नहीं बचती, दो हाथ से बचती है। तो रेसिप्रोकेटिव एफर्ट जो है ना, वो बच्चों से मेरे को थोड़े कम दिख रहे हैं, थोड़ा इशू आ रहा है। ओके सर, आपकी जर्नी में, आपके सक्सेस जर्नी में आपके पेरेंट्स से कितना योगदान और कैसे? एज अ पेरेंट्स, मतलब माय फादर वाज मोस्ट सपोर्टिव, मतलब फ्रीडम कंप्लीटली दे के रखा था। मतलब जो बेसिक नॉलेज के सीट्स चाहिए थे या जो कल्चरल अपब्रिंगिंग की वैल्यू चाहिए थे, वो वैल्यूज उन्होंने दे दी, और उसके बाद पूरा फ्रीडम दे दिया, भाई तेरे को जो करना है वो कर ले। माय मदर ऑब्वियसली एकेडमिकली शी कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू मच, शी इज लर्नड अप टू ओनली 4th स्टैंडर्ड। तो उसका एकेडमिक रोल ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जो इनिशियल डेज थे ना वो सपोर्ट के, जो तुमको कल्चरली, मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड या तुम्हारा जो कल्चर है वो डेवलप करना है, उसमें रोल बहुत ज्यादा है। एंड आई हैव अ ह्यूज इन्फ्लुएंस बाय माय ग्रैंडफादर, फादर एंड माय अंकल ऑब्वियसली। दैट इन्फ्लुएंस सब्सटेंशियली। बेसिकली मेरा फैमिली पूरा टीचर्स लोगों का है, तो वो इन्फ्लुएंस बचपन में बहुत ज्यादा रहा। ओके सर, आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनको सब चीज रेडीमेड चाहिए। हाँ, रेडीमेड चाहिए। सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? आई विल नॉट से कि सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको मेहनत नहीं करनी। आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स व्हिच आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एंड हु वांट टू एस्पायर, बट क्या है ना, बहुत सारे बच्चों को ना वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन ही नहीं होता कि मेरे को कुछ करना है। तो वो बाय द एज ऑफ 22-23 जब जाते हैं, और तब उनको समझ में आता है, यार अभी तो घर पे पॉकेट मनी मांगने के लिए थोड़ा शर्म आ रही है, तब जाकर उनको समझता है, मैंने थोड़ा मेहनत करना चाहिए था, मैंने कुछ अच्छा करना चाहिए था। तो वो जो रियलाइजेशन है थोड़ा लेट होता है। तो अगर बच्चा, हर कोई बच्चा अपने घर में ही अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या घर में जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो थोड़ा घर के अंदर ही समझ लगे, यू विल फाइंड आउट हीरोज इन योर ओन फैमिली। यू डोंट हैव टू लुक हीरोज आउटसाइड योर फैमिली और बॉलीवुड या क्रिकेट या पॉलिटिक्स या टीचर्स और समवेयर एल्स। यू विल फाइंड आउट हीरोज इन योर ओन फैमिली। तो गेट इंस्पायर्ड एट अ वेरी अर्ली एज एंड स्टार्ट टू वर्क फ्रॉम अर्ली एज। हैव द फायर इन द बेली टू aspire to become someone right from the early age। तो वो जो शुरुआत से अगर करोगे ना तो ही बन पाएगा, बाद में डेवलप होना बहुत मुश्किल होता है। सर, जो स्टूडेंट्स अभी सीए कर रहे हैं और उनको टीचिंग की तरफ आना है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या क्या स्किल सीखना चाहिए? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमारे देश में या कोई भी कंट्री में टीचर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल मैं जो फाइंड आउट कर रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग टीचिंग को एक बिजनेस करके देख रहे हैं। अग्रीड, टीचिंग में कमर्शियल पार्ट है, टीचिंग में जब आप आ रहे प्राइवेट इसमें तो कमर्शियल पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ आप कमर्शियल पार्ट को सेकेंडरी नंबर पे रखे, प्राइमरी जो पार्ट है ना उसको थोड़ा सा बच्चों को इंप्रोवाइज करना है, बच्चों को एम्पावर करना है वे मोर देन द बुक्स। तो उसके लिए प्लीज, अगर कोई भी टीचिंग मानना चाहता है, रिसर्च ओरिएंटेड बनो, अपने जॉब के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल रहो, बच्चों को चेंज करने की कोशिश करो। सिर्फ बुकिश नॉलेज देके उसको सिर्फ एग्जाम पास करवाने तक रिस्ट्रिक्ट मत रहो। उनको आप, उनका माइंडसेट जो है ना, उनका थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो चेंज करो। और वो चेंज करने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर एक बच्चे के साथ जाके इंडिविजुअली वन ऑन वन बातें करते रहो। यू कैन इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल बाय जस्ट योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो। कि स्टीव जॉब्स है, वो कितने लोगों को मिला है यार, लेकिन उसने कितने सारे लोगों का थिंकिंग प्रोसेस जो है या माइंडसेट जो है वो चेंज किया है। तो वो अगर आप कोई बच्चा यहाँ पर आके टीचिंग करना चाहता है तो
ही इज मोस्ट वेलकम एंड ट्राई टू चेंज दिस प्रोफेशन। ओके सर, अगर आप सीए नहीं होते तो क्या होते? मैं सीए नहीं होता था क्या होता था, मैं पक्का फार्मर होता था 101%। एंड आई वुड लव, मे बी आई कुड गो बैक टू द फार्मिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैव माय ओन फार्म इवन टुडे। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैंने स्टार्टअप भी चालू किया है, स्टूडेंट्स ही है उसमें इन्वॉल्व। हमने आज तक लगभग 8 से 9 हजार फार्मर्स को हमने कनेक्ट किया। हमारे 47 स्टोर्स है, यूएस में हमारा स्टोर ओपन अप हो चुका है, दुबई में ओपन अप हो चुका है, यूरोप में ओपन अप हो चुका है। तो फार्मिंग मैं कर सकता, मतलब बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। चलो फिजिकली फार्मिंग करना मतलब फिजिकली जाके करना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, आई कैन डू दैट नॉट एक्टिवली नाउ, बट वो काम किया हुआ है। तो खेती करना, क्योंकि क्या है ना, आप लोग खेती को है ना, हमारे यहाँ कंट्री में ऐसा जो है, फार्मर मीन्स अ पुअर पर्सन, फार्मर मीन्स वो बेचारा है, गरीब है, उसको सब्सिडी का जरूरत है ये। लेकिन किसी ने ना वहां पे प्रॉपर नॉलेज लेके फार्मर्स को एक फार्मिंग को बिजनेस के एंगल से देखा ही नहीं है। मेरे को आज भी लगता है फार्मिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। 30% तो आपका वैसे ही बचता है टैक्स नहीं देने से, तो पहला शुरुआत तो 30% तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रहा है जी। प्लस दूसरा, आप उसको टेक्निकली अगर अच्छे से करोगे ना, फार्मिंग में बहुत सारा स्कोप है। हमने जितने सारे फार्मर्स को हमारे सात्विक या आदर्श मूवमेंट के साथ हमने जोड़ा है ना, वी हैव सीन लॉट ऑफ फार्मर्स हु आर एक्सट्रीमली हैप्पी, और बहुत सारे लर्नेड लोग हैं वो फार्मिंग में है। तो ऐसा नहीं कि फार्मिंग बुरा है। तो मैं सीए नहीं बता तो पक्का फार्मिंग करता था। ओके, और कर भी सकता हूं आगे जाके। ओके सर, आपके सीए जर्नी में सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा और सबसे वर्स्ट पार्ट क्या रहा? सबसे बेस्ट पार्ट अगर बोलूं तो आर्टिकलशिप। दी बेस्ट पार्ट ऑफ, मतलब हमारे टाइम पे तो 3 साल का आर्टिकलशिप था, और वो प्रॉपर हमारे टाइम पे P1 P2 था, और P2 खत्म होने के बाद 3 साल का आर्टिकलशिप था। 3 साल में हमने बीके खरैन कंपनी करके, क्या मुंबई का फर्म है, बट पुणे में उनका ऑफिस था। और हमारे टाइम पे यूबी जोशी करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वहां पर प्रैक्टिस आज वो इस दुनिया में नहीं है। यूबी जोशी और सीए आरडी ओंकर सर आज भी है। उन्होंने जो वैल्यूज इंकलकेट की ना उस टाइम में, और जो फ्रीडम देके रखा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, और जो कल्चरल वैल्यूज, थॉट प्रोसेस, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज वो देख रहा था, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। सो दोस 3 years इज द बेस्ट पार्ट। अब सीए कोर्स के अंदर वर्स्ट पार्ट आप पूछोगे तो आई डोंट हैव मेमोरीज ऑफ द वर्स्ट पार्ट एज सच, कि ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बुरा लगा। हमारे टाइम पे जो सिलेबस का वॉल्यूम था और जो टाइम पीरियड था वो रीजनेबली ओके था। सो वी एंजॉयड द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कोर्स, क्योंकि हमारे टाइम पे जो फाउंडेशन था वो उसके लिए लगभग 1 साल था, इंटर के लिए पूरा 1 साल था, फिर 3 साल आर्टिकलशिप था, एंड देन द सीए फाइनल। सो आई एंजॉयड। मेरे को ऐसा बुरा मेमोरी सीए कोर्स का कुछ नहीं है एज अ स्टूडेंट। ओके सर, ऐसा लोगों का कहना है कि सीए बनने के बाद कुछ मेहनत नहीं है, बस एक साइन के पैसे मिलते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मेहनत नहीं है, वो ये फालतू का अपना ड्रामा है कि भाई तुम्हारा सिग्नेचर है, सिग्नेचर के तुमको पैसे मिलेंगे। वो जो सिग्नेचर के पैसे मिलते हैं, वो जो टाइप के लोग होते हैं ना, वो गलत काम करते हैं और उनको गलत काम के पैसे मिलते हैं। तो प्लीज आप ये इसको आपके रील्स और ये एक सिग्नेचर का पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कोर्स में, कोई भी चीज में जाओ, मेहनत आपको जिंदगी भर करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, जो मेहनत का लेवल है, वो लेवल धीरे धीरे आप एक लाइफ में ग्रो होते हैं तो लेवल कम हो सकता है, बट मेहनत करनी पड़ती है। ओके सर, हमारे पीएम ने बोला था कि पीएम की साइन से ज्यादा वैल्यू सीए की साइन की होती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? याद है मुझे, मोदी जी ने हमारा जब नया जीएसटी आया था और नया सीए कोर्स 2017 में इंट्रोड्यूस किया था, मोदी जी ने एक लाइन कही थी कि पीएम के साइन से सीए की साइन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और मेरे हिसाब से लाइन सही है। मोदी जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला उसमें। ओके, क्योंकि आज कोई भी बिजनेस एंटिटी हो, कुछ भी हो, अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या कुछ चीजें कर रहे हैं, वो सीए को मालूम है भाई, मतलब वो मालूम है या समझ सकता है वो अगर उन सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैं सही चीज पे ही सिग्नेचर करूंगा, मैं कोई गलत चीज हो रही है तो उसके ऊपर मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, ये अगर सारे लोगों ने ठान लिया ना, तो ऑटोमेटिकली काम इंप्रूव हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो आइदर इंटेलेक्चुअली वीक होते हैं या कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उनसे और गड़बड़ कर बैठता है। लेकिन यस, सीए के सिग्नेचर में ऑडिट करते टाइम पे वो ताकत है, पक्का है। ओके सर, आपको किसी ने पूछा है कि बेटा आप कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हैं? कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो? ऐसे कोई सवाल आपको कभी? ऐसे कभी सवाल आते नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को मालूम है कि भाई सीए में कॉलेज होता नहीं, डिस्टेंस लर्निंग होता है। ओके सर, देखा गया है स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड के नाम पर चिल्लर पकड़ा दिया जा रहा है, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये बात है, सही है कि थोड़ा सा ना सीए फर्म्स को अगर पॉसिबल है तो वो कुछ फर्म्स है जो बहुत अच्छा स्टाइपेंड देती भी है, लेकिन ये स्टाइपेंड कम है, स्टाइपेंड बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए ना इंपॉर्टेंट ये है कि जो सीए है, प्रैक्टिसिंग सीए, उसको अपनी जो सर्विसेज है उसकी फीस जो है ना बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए सारे सीए लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा कि कोई अंडर कटिंग नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्या है, मैं सीए हूं, आप सीए हो, मैं बोलता हूं मैं ये ऑडिट का 50,000 लगाऊंगा, आप बोलते हैं वही ऑडिट में 10,000 में करवा के देता हूं,
तो प्रॉब्लम ये होता है कि मैं अगर 50,000 पे फर्म रहूं तो मेरा ऑडिट चला जाता है, वो आपके पास 10,000 में आता है। ओके। और मेरे से ऑडिट चले गए तो मेरे को आर्टिकल क्लर्क की जरूरत नहीं है। आपके पास आर्टिकल क्लर्क्स आ गए क्योंकि आपके पास काम बहुत है, लेकिन आप काम 10,000 में कर रहे हो, आप सस्ते में काम कर रहे हो, तो आप आपके जो स्टूडेंट्स है उनको भी वैसा ही पैसा देते हो। ओके। तो अगर थोड़ा आईसीआई का मिनिमम फीस का रेगुलेशन है, लेकिन वो रेगुलेशन आईसीआई ने थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, फीस थोड़े इंप्रूव होने चाहिए और स्टाइपेंड पक्का इंप्रूव होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से फायदा बच्चों को भी होगा और फर्म्स को भी फायदा होगा कि बच्चा थोड़ा मोटिवेटेड होगा। लेकिन आर्टिकलशिप में थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन लाने की जरूरत है। फर्म्स में जो ट्रेनिंग है ना, कुछ कुछ फर्म्स में बहुत अच्छा मिलता है, कुछ कुछ फर्म्स में खराब मिलता है। ओके। सर, मनी या लव? मनी या लव? मनी और लव, देखो बहुत कंफ्यूजिंग वाला सवाल है। देखो वो सोशल मीडिया के रील वगैरह के लिए लव होना चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे लेकिन तुम प्यार करते लेकिन तुम्हारे पास पैसा ही नहीं, तो क्या करोगे वो प्यार का? तो मेरे हिसाब से देयर हैज टू बी अप्रोप्रिएट बैलेंस। सिर्फ बोलने के लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है या सिर्फ लव इंपॉर्टेंट है, नहीं है। देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ बोथ। ओके। विदाउट द बैलेंस इट इज ऑफ नो यूज। You love your wife or you love your husband, but you don't have money to travel. What are you going to do? Or money to eat? क्या करोगे वो प्यार का? प्यार वो नफरत में पैदा हो जाएगा कि कभी ना कभी झगड़े चालू हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या पैसा है लेकिन प्यार नहीं है, पैसा बहुत सारा है लेकिन प्यार करने के लिए कोई नहीं है। वो रेमंड के जो हमारे ओनर एमडी सीईओ है अभी, गौतम सिंघानिया, उनकी वाइफ ने उनको डिवोर्स का नोटिस दिया। पैसा बहुत सारा है, पापा घर से निकल चुके हैं, बीवी ने डिवोर्स का मतलब डिवोर्स हो रहा है, क्या करोगे पैसे का? जी। सर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बोलो। ऐसे हमारे खुफिया तंजीम से मालूम पड़ा है कि आप सिंगिंग भी करते हैं। अरे नहीं, तो आपको गलत लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी। सिंगिंग विंगिंग मेरे को नहीं, ये अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया से मैं बहुत दूर हूँ। तो सर, ये अपन कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक आपकी तरफ से एक सॉन्ग हो जाए स्टूडेंट्स के लिए, और जो आपको अच्छा लगा वो से। मेरे को एक्चुअली कोई गाना वगैरह आता नहीं ज्यादा। मैं क्लास में एक ही गाना, एक या दो गाने मैंने जिंदगी में गाए, वो भी 2 लाइन के ऊपर गाए नहीं कभी, और वो भी गलत गाए हमेशा। तो आज भी मैं गलती गाऊंगा। हम दिल दे चुके सनम, तेरी कसम मेरी कसम हमारी कसम, हम दिल दे चुके सनम। फॉर्चुनेटली वो मीडिया वगैरह बचपन से बहुत दूर रहे हैं, तो वो कभी गाना वगैरह इन चीजों का स्कोप मिला नहीं। एंटरटेनमेंट होना चाहिए लाइफ में, बच्चे करते हैं, यू शुड हैव अ फन, यू शुड हैव, बट मैं थोड़ा सा अलग ख्यालात का नहीं अनफॉर्चुनेटली मिले। ओके। सर, हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि सर आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। थैंक यू सर, बोल दिया सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू बेटा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच।